हम पढ़ रहे हैं आज राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। देखिए, हिंदी में इसे राजस्थान आबकारी अधिनियम भी बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान आबकारी अधिनियम। देखिए, हमें शब्दों से ही समझ में आनी चाहिए तीन चीजें, जैसे कि राजस्थान शब्द लिखा हुआ है, फिर एक्साइज लिखा हुआ है, एक्ट और 1950। चार शब्दों से आपको इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ जाना चाहिए। राजस्थान का मतलब क्या हुआ, ये कैसा लॉ है? स्पेशल लोग। क्या है? लोकल कैसा लॉ लोकल है? लोकल एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, बोलिए। लोकल लोग है। बिल्कुल। राजस्थान लिखने की वजह से ये हमें पता चलता है ये एक पर्टिकुलर एरिया पर लागू होता है लॉ, है ना। पर्टिकुलर एरिया पर लागू होने की वजह से इस लॉ को अपन क्या कह सकते हैं? लोकल लॉ। ठीक है, तो ये अपने राजस्थान का कैसा हो गया, एक लोकल लॉ हो गया। दूसरा शब्द लिखा हुआ है एक्साइज, हिंदी में बोलते हैं आबकारी। क्या मतलब होता है इसका? टैक्स। हाँ, क्या मतलब होता है इसका? टैक्स पे करना है ना। आशीष जी। कौन सर? हाँ, क्या मतलब होता है इसका? सर, जो नशीले पदार्थ होते हैं ना, जो लीकर वगैरह ही होते हैं, उनका प्रोडक्शन करना, उन्हें बेचना वगैरह, और जो हम्म। भी करता है वो फिर आबकारी के देखिए, अंतर्गत ही आता यहाँ है। पर समझिए, जब किसी भी वस्तु को, जिसके बारे में कोई तरीके का, जैसे यहाँ पर तो केवल नशे के बारे में बताया हुआ है, मतलब हम्म। ऐसी कोई चीज जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है और उसके बारे में कानून या सरकार ने मना किया हुआ है, उसके रिगार्डिंग क्या बनाया हुआ है? एक्साइज एक्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, नशीले जितने भी पदार्थ हैं, तो उनके बारे में बात की गई है कि उनके ऊपर जो रोक लगाई गई है उसके बारे में ये अधिनियम बताता है आपको। तो राजस्थान एक्साइज का मतलब आबकारी, जहां पर आप किसी तरीके की ड्यूटी को, अपना जो लॉ के अंतर्गत बता रखा है कि ये चीजें मना की गई हैं, प्रोहिबिटेड हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको आप, ठीक है, उसके ऊपर बैन किया गया है, और वो भी इलीगल तरीके से। तो इसके लिए क्या बनाया है कि उन चीजों को कंट्रोल किया जा सके। किसको कंट्रोल करने की बात कर रहा है? नशीले पदार्थों को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। इसलिए इसको कहा जा रहा है राजस्थान एक्साइज एक्ट। एक्ट का मतलब क्या हुआ? उसके प्रोहिबिशन के लिए यहाँ पर कानून बनाया गया है, उसको कंट्रोल, उसे मैनेज करने के लिए क्या बनाया गया है? कानून बनाया गया है। इसलिए यहाँ पर शब्द लिखा है एक्ट। 1950 का मतलब हुआ कि ये सब जो कानून आया था 1950 में आया था। कब आया था कानून? 1950। बिल्कुल, 1950 में ये कानून आया आपका। तो हमारे सामने दो शब्द यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो राजस्थान लोकल लॉ एक्साइज एक्ट 1950। अब हमें इसको समझने के लिए इसके प्रियम्बल को देखना चाहिए। किसको देखेंगे अपन? प्रियम्बल को। प्रियम्बल से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको, जैसा मैंने अभी शब्दों से समझाया, इन्हीं शब्दों को प्रियम्बल में समझाया गया है। देखिए क्या लिखा है। एन एक्ट टू इनेक्ट फॉर द राजस्थान अ यूनिफॉर्म लॉ। पूरे राजस्थान के लिए क्या किया गया है? एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया है। टू इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, possession ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लीकर और एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। तो मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर प्रियम्बल में कुछ शब्द बताए हैं कि आप क्या कर रहे हो। लॉ लॉ क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है ऐसे किसी भी पदार्थ को जो कि ड्रग्स है,
जो भी नशीले पदार्थ हैं उनको कंट्रोल करने की बात कर रहा है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई बिना परमिशन के यहां से वहां लेके जा रहे हो ड्रग्स को, दवाइयों को, तो ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। उसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है। तो इसलिए यहां पर लिखा है कि ये जो लॉ है, ये इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, और या अपने पोजेशन में अगर कोई तरीके का इंटॉक्सिकेटिंग लीकर रखना चाहता है या ड्रग्स रखना चाहता है, तो उसके लिए ये एक्ट काम करेगा वहां पर। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि इस कानून को असेंट किसने दी, बोलिए। राजस्थान का कानून है, असेंट कौन देगा? गवर्नर। गवर्नर। गवर्नर ने असेंट दी है इसको। ठीक है। और कब दी थी? एनफोर्समेंट डेट बोलो। 13 जुलाई एक 1905। 1 जुलाई 1900। जुलाई 1950। तो असेंट प्रेसिडेंट, यहाँ पर असेंट मिली 20 मार्च को, और एनफोर्समेंट 1 जुलाई को हुआ इसका। ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पर प्रियम्बल में कुछ शब्दों को समझाया हुआ है, जैसा कि आपको पता चलेगा कि जब इसको असेंट दी गई 1950 में, ठीक है, ये कौन से नंबर का एक्ट था? दो दूसरे नंबर नंबर का। बिल्कुल दूसरे नंबर का ये एक्ट है आपका। तो एक्ट नंबर 2 1950, मतलब 1950 में ये दूसरे नंबर का एक्ट था जो पास हुआ था राजस्थान में। फिर उसमें कुछ शब्द, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको, ये पूरी कहानी पूरी प्रियम्बल पर टिकी हुई है। जो इसमें ऑब्जेक्ट बता रखा है सारा का सारा उसी पे ही टिका हुआ है सारा कुछ। देखो क्या लिखा है इसमें, शब्दों पर ध्यान दोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। लिखा है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है। दूसरा लिखा है ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, और पजेशन। इंटॉक्सिकेटिंग ठीक है। ड्रग्स। ये 6 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक हैं, और इन 6 टॉपिक पे ही पूरा लॉ बना हुआ है ये। ठीक है। आप इंपोर्ट करोगे तो इलीगल तरीके से नहीं करोगे, एक्सपोर्ट करोगे तो इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट करोगे। मतलब आपको क्या करना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपने परमिशन नहीं ली तो क्या होगा? टैक्स दो। हाँ, पेनल्टी नहीं हो सकती। तो फिर वो लॉ को ब्रीच कर दिया ना आपने, अगर परमिशन नहीं लोगे। तो यहां पर बता रखा है कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होंगे। तो अब उसको देखो, यहां पर ये 6 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन इन 6 पॉइंट का ऑब्जेक्ट क्या है? तो देखो, पहला पॉइंट कहता है कि इंटॉक्सिकेशन। किसके बारे में, किसके बारे में बता रहा है? इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेट लीकर। तो पहला पॉइंट तो लीकर्स के बारे में बताता है। लीकर्स में क्या आते हैं आपके, जितनी भी शराब आती है, शराब। चाहे वो कितनी भी तरीके की हो, कम हो ज्यादा हो, वो सब तरीके के लीकर जो है वो इंटॉक्सिकेटिंग लीकर्स में आएंगे। ठीक है। और दूसरा शब्द दे रखा है ड्रग्स। तो ध्यान रखना, इस एक्ट के 2 सब्जेक्ट मैटर है, कौन कौन से? एक तो पहला है इंटॉक्सिकेशन लिकर और लीकर, इंटॉक्सिकेटिंग और दूसरा कौन सा है? ड्रग्स। ड्रग। ड्रग्स। ये 2 सब्जेक्ट मैटर है। इन सब्जेक्ट मैटर का क्या किया जा रहा है, या तो इंपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट। सेल और पजेशन। लेकिन इनको, इन इन ये करने में कोई मनाही थोड़ी ना है किसी चीज की, बोलो। आपको फ्रीडम है, आप कर सकते हो ये सारी चीजें। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है। क्या होती है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती है, कि आपको जितना जितना कहा गया है, आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट करनी है तो उस पर टैक्स देना होगा, उसके लिए परमिशन लेनी होगी। बोलो हाँ है ना? यस सर। अरे एक्साइज ड्यूटी नहीं दोगे क्या? देनी पड़ेगी, नहीं देनी हाँ सर। पड़ेगी? हाँ इंपोर्ट सर। करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। नहीं तो आप क्या करोगे, तस्करी करना कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? जब आपको राजस्थान गवर्नमेंट से या यहाँ की सरकार से अगर आप
बिना पूछे, बिना परमिशन लिए डीएम एसडीएम से या वहां के थाने से बिना परमिशन लिए अगर उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो ये क्या कहलाती है? तस्करी कहलाती है। क्या होती है ये? तस्करी। तस्करी। ठीक है, इसे कहते हैं तस्करी। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, सेल या पोजेशन में भी रखते हो ऐसी चीजों को, तब भी ये लॉ का उल्लंघन है या नहीं है? तो इन यस सब सर। चीजों को क्या करना है? मैनेज और कंट्रोल करने की बात की गई है। और जिस चीज को मना किया गया है कि इस चीज को आप नहीं उगाओगे, जैसे गांजा, सुना है गांजे के बारे में? अच्छा, गांजा अफीम। तो है वो इंटॉक्सिकेटिंग लीकर है या ड्रग्स है? सर ओ ड्रग्स है सर। वो ड्रग्स में आएगा। ठीक है ना? तो ऐसी जो जो चीजें इसमें आएंगी, ठीक है, तो उनको यहां पर रखा जाएगा। उन्हीं के बारे में पूरा चैप्टर बता रहा है। देखिए, इसमें दूसरा शब्द देखो, इसी प्रियम्बल का दूसरा भाग लिखा हुआ है, लिखा है वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट। क्या कह रहा है? एक्सपीडियंट का मतलब है जरूरी, नेसेसरी, समीचीन कहते हैं हिंदी में से। टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब क्या है? कलेक्ट करना। किस चीज को कलेक्ट करने की कह रहा है? एंड अमेंड द लॉ राजस्थान रिलेटिंग टू द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग पोजेशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग लीकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। मतलब क्या हुआ कि इंटॉक्सिकेटिंग लीकर और ड्रग्स से संबंधित जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल पोजेशन होंगे, उनसे संबंध में कानून जो बनाए जाएंगे या अमेंडमेंट होंगे, वो इसी एक्ट के तहत होंगे। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है। अब देखिए, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट पे पहुंच जाते हैं। मतलब हम बात करेंगे अब सेक्शन नंबर 1 की। यहां तक समझ में आया क्या ऑब्जेक्ट इसका क्या कह रहा है ये? जी हाँ सर। सर। ठीक है। यस सेक्शन सर। नंबर 1 पे पहुंचिए, लिखा है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट। अब मैं आपको थोड़ा सेक्शन से थोड़ा सा हटा करके, जैसे सेक्शन तो मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं इसके चैप्टर के बारे में बता देता हूं। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? 10। 10। और शेड्यूल कितनी है इसमें टोटल? 2। दो। 2 शेड्यूल है। तो चैप्टर है 10 और शेड्यूल है 2। शेड्यूल 1 जो है इसमें से क्या कर दी गई है? कॉमिक्स। रिपील। रिपील कर दी गई है, डिलीट कर दी गई है। तो अब केवल शेड्यूल नंबर 2 है, उसके अंदर कुछ लिस्ट बना रखी है, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे क्या क्या चीजें हैं वो। तो 10 चैप्टर में क्या कर रखा है? जैसे पहला चैप्टर है तो उसमें इंट्रोडक्शन बता रखा है ना? पहले चैप्टर में क्या बता रखा है? इंट्रोडक्शन, जिसे अपन प्रिलिमिनरी कहते हैं। ठीक है, उसमें 1 से लेकर के 7 तक के सेक्शंस बता रखे हैं। उसमें साफ साफ बता रखा है कि जैसे सेक्शन नंबर 1, जिसमें डेफिनेशन क्लॉज, सॉरी, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट बता रखा है। दूसरे में डेफिनेशन क्लॉज, तीसरे में डेफिनेशन क्लॉज, दूसरे को हटा दिया है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के क्या क्या पावर्स हैं लीकर्स को लेकर के, ड्रग्स को लेकर के। क्या वो डिक्लेयर कर सकती है कि कौन सी लीकर अलाउ की जाएंगी और कौन सी नहीं? उसके बारे में बता रखा है। फिर उसके अलावा कि कितनी लिमिट होगी, कि कौन व्यक्ति रिटेल में कितनी दारू बेच सकता है। ठेके वाले होते कि नहीं होते? हाँ कच्ची सर। दारू, कच्ची दारू, रिफाइंड दारू, अलग अलग तरीके की होती है ना ये भी। तो कच्ची दारू अगर बाट बेचेंगे तो वो उसे मर भी सकता है पी करके, बोलो आदमी। हाँ और सर। राजस्थान में सकता सबसे है ज्यादा, सर। राज्य वो ही पी जाती है। राजस्थान में कच्ची सबसे ज्यादा दारू पी बनती भी जाती है और बिकती भी है। और इसकी तस्करी भी बहुत ज्यादा राजस्थान में ही होती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ इंट्रोडक्शनरी पार्ट बनाया है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 में कुछ सेक्शंस के बारे में जिक्र किया है। इसे कहते हैं प्रिलिमिनरी पार्ट। ठीक है। फिर कह रखा है कि बेसिक बेसिक चीजें तो इसके अंदर आ गई, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा है ये किस एक्ट का? राजस्थान एक्साइज एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग। फिर उसी के साथ दूसरा चैप्टर ये बता रहा है, जहां पर सेक्शन नंबर 8 से लेकर के 10A तक के सेक्शंस को कवर किया गया है, जिसमें ये बता रखा है कि इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑफिसर्स की जरूरत है। किन की जरूरत है बोलो? ऑफिसर्स। ऑफिसर्स की। वो ऑफिसर कौन है? जो इनको लगाम लगाएंगे, जो इनका ध्यान रखेंगे कि कहीं पर अगर लीकर जा रही है तो उसको कैसे रोका जाए, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। कहीं पर कोई कच्ची दारू बना रहा है, पक्की दारू बना रहा है, या इलीगल तरीके से ड्रग्स को वहां पर गांजे की उसने खेती कर रखी है। समझ में आ रही मेरी बात? तो उनके हाँ लिए सर। क्या बनाया इन्होंने? एक्साइज ऑफिसर। एक्साइज एक्ट के लिए क्या बनाए गए हैं? एक्साइज ऑफिसर। मैंने आपको बताया है जनरली कि जितने भी एक्ट होते हैं उन एक्ट को इंप्लीमेंट कराने के लिए कुछ ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। जैसे डीवी एक्ट पढ़ा तो कौन था वहां पर? डिसाइडिंग सर्विस ऑफिसर। सर्विस प्रोग्रेस। एलसीसी आईसीसी।
हाँ, प्रोटेक्शन ऑफिसर था, सर्विस प्रोवाइडर था, बोलो हाँ है ना। जी हाँ सर। जब हमने पॉक्सो एक्ट पढ़ा था वहां पर भी एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा था, जेजे एक्ट पढ़ा था वहां पर भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग से एक्ट बनाया था, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हो वहां पर भी एक ऑफिसर होता है। ऐसे ही हर एक एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई ना कोई अधिकारी या कोई ऑफिसर होता ही है। इसलिए यहाँ पर एक्साइज एक्ट के लिए भी कौन बना रखा है, एक्साइज ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। और पूरे बड़े लेवल पर कौन होता है, कमिश्नर। किसे बोलते हैं, उन सबके ऊपर कौन है, कमिश्नर होता है। तो ऐसे करके इनके एस्टेब्लिशमेंट मतलब जहां पर वो व्यक्ति अधिकारी बैठेंगे वो, और उनके जहां पर ऑफिसेज होंगे, उन सब के बारे में चैप्टर नंबर 2 में जिक्र किया गया है। क्लियर होगी बात है। यस सर। इसलिए उसका नाम है कंट्रोल एंड एस्टेब्लिशमेंट, चैप्टर नंबर 2 का। क्लियर हो रही बात। चैप्टर 3 इसी तरीके से यहां पर आप देखोगे तो सेक्शन चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन 1 से लेकर के 7 तक के सेक्शंस को कवर कर रहा था, और यहां पर 8 से 10A तक के सेक्शंस को कवर कर रहा है। साथ ही साथ यहां पर आप देखोगे चैप्टर नंबर 3 जहां पर लिखा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या है, ये बता रहा है कि किन चीजों का इंपोर्ट किया जा सकता है, किन चीजों का एक्सपोर्ट किया जा सकता है, किन चीजों का ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट केवल तभी किया जाएगा कि जिन बातों के लिए कोर्ट ने ये बता रखा है, कोर्ट इन द सेंस कि एक्ट ने बता रखा है कि कौन सा आर्टिकल आप ले जा सकते हो, कौन सा एक्साइजेबल आर्टिकल होगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब ये एक्साइजेबल आर्टिकल क्या होता है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो एक्साइजेबल आर्टिकल जैसे कि ड्रग्स हो गए, लीकर्स हो गए, क्या ये एक्साइजेबल आर्टिकल में आते हैं क्या, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए क्या नियम होंगे उसके बारे में चैप्टर नंबर 3 जिक्र करता है। कितने से कितने सेक्शंस को कवर कर रहा है ये आपके, तो यहां पर बता रखा है सेक्शन नंबर 11 से लेकर के 15 तक के सेक्शंस को ये कवर करता है। जैसे कि कुछ चीजों के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका, तो क्या गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करने के लिए शक्ति रखती है, क्या उसको बैन कर सकती है किसी आर्टिकल को। तो ये सारी यस चीजें सर। भी हो सकती हैं। ठीक है। फिर इसी तरीके से एक चैप्टर देखिए, एक चैप्टर तो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट को लेकर के, और दूसरा चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेल और पजेशन को लेकर के। ठीक है। तो अब कोई व्यक्ति, भाई भाई आप बनाओगे जब भी तो बिकेगी कोई चीज, बोलो हाँ या ना। यस सर। अरे भाई किसी दारू को या किसी ड्रग्स को बनाओगे तभी तो बिकेगी, जब फसल ही नहीं करोगे तो वो उसकी खेती कैसे होगी। तो उसका मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी है। जब मैन्युफैक्चरिंग करेगा कोई व्यक्ति तो किस बात के लिए कर रहा है, उसको सेल करनी है, पैसे कमाने उससे। और जब पैसे कमाएगा तो उससे पहले उसे पजेशन में चाहिए कोई चीज। समझ में आ रही बात। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेल और पजेशन से डील करता हुआ एक और चैप्टर है कि कितना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, कितना सेल कर सकते हो, क्या सेल करोगे, क्या मैन्युफैक्चरिंग करोगे, क्या अपने पजेशन में रखोगे, उसके नियम जो है चैप्टर नंबर 4 में बता रखे हैं। कितने से कितने सेक्शंस, तो ध्यान रखिए सेक्शन नंबर 16 से लेकर के करीबन करीबन 27 तक के सेक्शंस को ये कवर करता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल किए हैं, इन दोनों को लेकर के चैप्टर का जो मेन टाइटल था वो क्या था, एक्साइजेबल आर्टिकल के ऊपर क्या लगाना, ड्यूटी इंपोज करना। अरे टैक्स नहीं दोगे क्या, आप जब बेचोगे तो कोई चीज कमाओगे तो पैसे भी तो दोगे उसके, हाँ सर। दोगे। तो उसी के लिए एक चैप्टर बनाया गया है जिसे कहते हैं चैप्टर नंबर 5। और ये जो चैप्टर नंबर 5 है वो बताता है ड्यूटीज के बारे में। एक्साइजेबल आर्टिकल के ऊपर क्या लगाना, ड्यूटी लगाना। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, टैक्स। टैक्स। ठीक है। और उसके ऊपर पेनल्टी या फीस लगाना। क्लियर होगी बात। कितने से कितने सेक्शन में समझा रखा है इसे, तो ध्यान रखिए सेक्शन 28 से लेकर के करीबन 30 करीबन 30 AA तक डबल। के सेक्शंस में इसको कवर किया गया है। ठीक है।
नेक्स्ट चैप्टर देखोगे तो सेम इसी तरीके की चीजें हैं। इस देखो सब्जेक्ट मैटर तो हमारा यही चल रहा है ना, सब्जेक्ट मैटर में तो कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. तो सब्जेक्ट मैटर जो है हमारा, उसी के संबंध में हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ा, उसी के संबंध में हमने क्या पढ़ा, यहां पर ये यहां पर परमिशंस के बारे में देखा। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 6 में कह रखा है, चैप्टर नंबर 6 ये कहता है कि आपको ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति अपने घर में दारू की फैक्ट्री खोल ले, शराब की फैक्ट्री खोल ले, ऐसा नहीं कर सकते। हर कोई व्यक्ति को ड्रग्स देने का अधिकार है क्या? आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी मात्रा में कोई ड्रग या कितनी मात्रा में अल्कोहल डालना जरूरी है उस लीकर के अंदर? समझ में आ रही बात? तो आपको तो पता ही नहीं है, आपने आधा धुंध डाल दिया तो उससे भी मर सकता है आदमी। तो इसके लिए क्या है, कुछ पैमाने होते हैं, और उन पैमानों को आपको पास करना होगा, तभी आपको लाइसेंस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? लाइसेंस दिया अच्छा। जाएगा। लाइसेंस दिया जाएगा, उसके अलावा आपको परमिशन दी जाएगी कि इस पर्टिकुलर चीज को आप बना सकते हो और इस चीज को मना कर दिया जाएगा। तो लाइसेंस, परमिशन और किन किन चीजों को आपको पास दिया जाएगा कि इन चीजों को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इन चीजों को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इसके लिए एक नेक्स्ट चैप्टर बता रखा है लाइसेंस को लेकर के। ठीक है। परमिट्स को लेकर के, परमिशंस को लेकर के, और पास को लेकर के। ठीक है। कितने से कितने यस। सेक्शंस तो याद रखिए, 31 से लेकर के करीबन करीबन 38 तक के सेक्शंस को यहां पर कवर किया गया है। ठीक है। अब यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छूट गई होंगी। ऐसा हो सकता है क्या? बहुत सारे हम्म। प्रोविजन हैं जो यहाँ पर छूट गए हैं, लेकिन उनको यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि ये सब चीजें स्पेसिफिक है। एक एक पर्टिकुलर चैप्टर जो है कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बारे में बता रहा है। लेकिन कितनी लीकर कितनी क्वांटिटी में आपको किसी व्यक्ति को देनी है, इसका भी तो पैमाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। हाँ सर। अरे आप किसी एक ही व्यक्ति को 10 लीटर शराब दे दोगे तो वो तो एक दिन में पी के मर जाएगा उसे। ये भी तो हो सकता है। हाँ सर। उसके भी मेजर्स होने चाहिए, कितना वेट का होना चाहिए, कितना उसका। तो ये सारी चीजें भी देखी जाएगी। मैन्युफैक्चरर जो है कितना, जो सेल कर रहा है उसे, मैन्युफैक्चरर से बन के आ गई है, सेल करने वाला व्यक्ति कितनी क्वांटिटी में कितना अल्कोहल डलवा रहा है, मैन्युफैक्चरर कितना डाल रहा है, इन सब चीजों का भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर उसी के रिगार्डिंग चैप्टर बता रखा है, चैप्टर नंबर 7, जिसमें जनरल प्रोविजन की बात की गई है। जैसे कि मान लो किसी ने किसी ने एक्साइज ड्यूटी नहीं दी, मैन्युफैक्चरिंग तो कर दी, सेल तो कर दिया, लेकिन उस पर पैसा ही नहीं दे रहा, इलीगल तरीके से बना रहा है उसे। तो उसकी रिकवरी कैसे की जाए अगर उस पर पेनल्टी इंपोज कर दी गई है तो उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसे प्रोविजन जो हैं आपके 39 से लेकर के 42 तक के सेक्शंस में बताए गए हैं। ठीक है। ये क्या है, जनरल प्रोविजंस हैं आपके। फिर है कि जैसे मान लो इलीगल तस्करी, इलीगल तरीके से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, रास्ते में मिल गए एक्साइज ऑफिसर। तो एक्साइज ऑफिसर जब रास्ते में मिल गया और उसने गाड़ी को पकड़ा, तो क्या क्या शक्ति होंगी उस एक्साइज ऑफिसर के पास, कि वो क्या क्या परमिशन होंगी, बताओ। बताओ क्या करेगा सबसे पहले, अगर उसे पता चला लाइसेंस देगा, लाइसेंस नहीं ड्राइवर के पास, पास नहीं उसके पास, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से लेके जा रहा है, तो क्या करेगा एक्साइज ऑफिसर? गाड़ी पकड़ लेगा, जब्त कर देगा, सबसे पहले तो गिरफ्तारी कर गाड़ी लेगा। पकड़ेगा, सीज करेगा, माल को सीज करेगा, सही उस करेगा। व्यक्ति को बुलवाएगा। तो ये क्या है, उसकी शक्तियां हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो हाँ यहां सर। पर आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने को मिलता है, जिसमें पावर और ड्यूटीज बता रखी हैं कि कौन कौन सी तो पावर्स होंगी उस एक्साइज ऑफिसर के पास, जो ऐसे ड्रग्स को, लीकर्स को पकड़ेगा। यहां लिख दूं, तो सर। पावर्स एंड ड्यूटीज किसकी? एक्साइज ऑफिसर की। चैप्टर कौन सा?
चैप्टर नंबर है 8। कितने से कितने सेक्शंस को कवर करता है? तो ध्यान रखिए 43 से 53। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। सेम इसी तरीके का चैप्टर आपको जे एक्ट में भी पढ़ने को मिलता है। यहां पर भी एक्साइज एक्ट जो है उसमें भी चैप्टर नंबर 9 है, उसमें भी चैप्टर नंबर 9 और है। उसमें भी चैप्टर नंबर 9 है जहां पर ऑफेंस वहां तो सब्जेक्ट मैटर को ध्यान रखिए, वहां पर सब्जेक्ट मैटर क्या है? चाइल्ड से रिलेटेड अगर चाइल्ड कोई है। हो। तो ऑफेंस रिलेटिंग टू द चाइल्ड और ऑफेंस अगेंस्ट द चाइल्ड, वहां पर तो चैप्टर ये था। और यहां पर चैप्टर क्या है? यहाँ पे जो है ऑफेंस, ना। जो ड्रग्स और किससे संबंधित किए जा रहे हैं, लीकर से संबंधित जो भी ऑफेंस कमिट किए जा रहे हैं, कौन कर रहा है? मैन्युफैक्चरर, सेलर, जिसके पोजेशन में वो, जो इंपोर्ट कर रहा है वो, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हर एक व्यक्ति यहां पर अपराधी हो सकता है अगर वो इलीगल तरीके से काम कर रहा है तो, और उसको पेनल्टी इंपोज होगी। इसी के बारे में चैप्टर नंबर 9 बताता है। देखिए क्या लिखा है चैप्टर नंबर 9। क्या बता रहा है? सब्जेक्ट मैटर क्या है? पेनल्टीज एंड, सॉरी, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। कितने से कितने सेक्शंस? तो ध्यान रखिए सेक्शन नंबर 54 से करीबन 70। करीबन 70 तक के 70। सेक्शंस को ये कवर करता है। और लास्ट में बचा हुआ चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। क्या बता रहा है? मिसलीनियस। इस पूरे एक्ट में जितने भी चैप्टर दे रखे हैं उसमें से कोई बात अगर छूट गई है तो उसको कहाँ लिख देंगे? मिसलीनियस में लिख देंगे। कितने से कितने सेक्शंस? तो 71 से लेकर के 75 तक के सेक्शंस को कवर करता है। तो ऐसे करके आपका ये इंडेक्स कंप्लीट हो गया। शेड्यूल 2 जो है आपकी, उसे देख लीजिए। शेड्यूल 1 को तो डिलीट कर दिया गया है, लेकिन शेड्यूल 2 जो है उसके अंदर कुछ फॉर्म बता रखे हैं, फॉर्मेट बता रखे हैं कि मान लो अगर आपको अगर पकड़ लिया गया तो क्या आपको कोर्ट में उपस्थित कराने के लिए बुलवाया जा सकता है क्या? हाँ सर। कैसे बुलवाएंगे? बाध्य कैसे करेंगे आपको? बॉन्ड भरवा करके। कैसे करेंगे बोलो? बॉन्ड भरवाए जाएंगे। तो बॉन्ड के जो फॉर्मेट हैं, जैसे आपने पढ़ा हो, ऐसे याद रखो। सीआरपीसी में शेड्यूल 2 जो दे रखी है उसमें फॉर्मेट बता रखे नहीं? जी सर। समन का फॉर्मेट, वारंट का फॉर्मेट। ऐसे ही एक्साइज एक्ट के अंदर भी याद रखने का तरीका यही है कि यहां पर भी जो शेड्यूल 2 है उसमें भी फॉर्मेट बता रखे हैं। और फॉर्मेट कोई ज्यादा नहीं है, 2 ही फॉर्मेट की बात की गई है। ठीक है। 2 फॉर्मेट नहीं है, एक ही फॉर्मेट है इसमें। एक ही फॉर्मेट बता रखा है, और वो भी लिख ही लो साथ में। कहाँ गया? शेड्यूल 2 में एक ही फॉर्मेट बता रखा है, सेक्शन नंबर 66A से संबंधित, बॉन्ड भरवाने के लिए। चैप्टर के टाइटल से बहुत कुछ समझ में आ जाता है अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। इरेज कर दूं क्या? हाँ बोलिए। हाँ सर, कर दीजिए सर। हम्म, मीरा जी आप लिख रहे हो क्या? जी सर। तो इरेज करूं या नहीं करूं? कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन नंबर 1 देख लीजिए। सेक्शन नंबर 1 में हमने देख लिया शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट, 3 शब्द लिखे हुए हैं। शॉर्ट टाइटल
मतलब हुआ कि इस एक्ट का पूरा नाम क्या है। लॉन्ग टाइटल क्या हुआ फिर? इस एक्ट का प्रियम्बल, उसे कहते हैं लॉन्ग टाइटल। ठीक है। तो एक्ट का पूरा नाम क्या है? राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट टाइटल हो गया। फिर है कमेंसमेंट, कि ये सॉरी एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब है कि इस एक्ट का विस्तार कहां तक है। तो आपको पता ही है, राजस्थान लिखा हुआ है, इंडिया में तो हो नहीं सकता, तो राजस्थान पे पूरे एरिया पे लागू होगा। फिर उसके बाद है सब सेक्शन नंबर 3, जिसमें बता रखा है कि ये जो है एक्ट कब पास होगा। तो एनफोर्समेंट डेट, कमेंसमेंट, एनफोर्समेंट डेट, इंप्लीमेंटेशन डेट सेम ही बात होती है। या WEF ऐसे शब्द अगर लिखे आ जाए, इसका मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम। तो इसका मतलब सेम ही बात होती है। सबसेक्शन नंबर 3 में कमेंसमेंट की बात की गई है कि इसका ये लागू कब से होगा। तो ध्यान रखिए 1 जुलाई से। अच्छा, क्वेश्चन आपके लिए ये भी आ सकता है कि लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा हुआ है इसके अंदर। बोलिए। सर वो 6 जून 2007, 2020। 2007 का है। 2007 का एक लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है इसमें। 6 जून। और एक अमेंडमेंट जो है 2020 में भी हुआ है, वो पैसों से संबंधित हुआ है। हम्म। फाइनेंस एक्ट के थ्रू, राजस्थान फाइनेंस एक्ट जो है उसके थ्रू इसमें संशोधन हुआ है। जैसे आपको पता हो, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया ना 2013 का। हम्म। तो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, जब 2013 का एक्ट आया, तो उस एक्ट की वजह से केवल CRPC में बदलाव हुआ, क्या IPC में भी हुआ? बोलो। आईपीसी हुआ। तो क्या हुआ, केवल IPC में ही हुआ था क्या बदलाव? नहीं, एविडेंस में भी हुआ। में भी हुआ एविडेंस था। में भी हुआ था, और कहाँ हुआ था? यार और इसमें पॉक्सो में, इनमें भी पॉक्सो में हुआ। भी हुआ था। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही क्रिमिनल अमेंडमेंट था। जी ऐसे ही यहां पर वित्त जो एक्ट आया है, फाइनेंस एक्ट, तो उसकी वजह से कोई परिवर्तन इस एक्ट में भी हुआ है। मतलब एक दो सेक्शन में ऊपर नीचे हो गया होगा, बस इतना सा फर्क है। क्लियर होगी बातें? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 2 डिलीट कर रखा है। सेक्शन नंबर 3 देखिए, ये है आपके काम का डेफिनेशन क्लॉज। यहां से आपके प्री के सवाल बनेंगे। देखिए क्या लिखा है यहां पर। लिखा है बियर। बियर किसे कहते हैं? अब देखिए, बियर का मतलब क्या होता है? एल, स्टाउट, पोर्टर, ऑल अदर फर्मेंटेड लीकर मेड फ्रॉम माल्ट। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये जो शब्द है, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे एल लिखा हुआ है, स्टाउट लिखा हुआ है, पोर्टर लिखा हुआ है, ये तो अलग चीज हो गई। एक शब्द और जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी हो जाती है। वो क्या लिखा है? माल्ट को फर्मेंटेड करने से। माल्ट को फर्मेंटेड का मतलब क्या हुआ कि जो माल्ट होता है, उसे अगर सड़ा देते हो आप, फर्मेंटेड का मतलब होता है सड़ाना। और सड़ाने से क्या होता है कि उसमें उसे फिर भाप दी जाती है। भाप से उसमें से धीरे धीरे करके वो भाप भाप से वो जैसे देखा आपने, अगर आप गैस पर पानी रख देते हो तो वो भाप बन जाती है उसकी। और अगर उसमें प्लेट रख दोगे तो वही भाप क्या बन जाता है वापस से? पानी। पानी बन जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, फर्मेंटेड से सड़ा करके माल्ट, और उस माल्ट को सड़ाया जाता है, तो उससे जो लीकर बनता है, वो बियर कहलाती है। क्लियर होगी बात? तो ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो बियर क्या होती है, पहला शब्द। दूसरा है आबू एरिया। इस आबू एरिया को समझ लीजिए, इसमें कोई खास ऐसी चीज नहीं है, पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द नवंबर 1956। अब आप सोचोगे यार, ये स्टेट ऑफ बॉम्बे लिखा हुआ है और आबू एरिया राजस्थान में, इसमें थोड़ा सा समझिए अंतर क्या है। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी किसी टाइम पर। होती थी कि नहीं हाँ होती थी? सर। तो हाँ बॉम्बे सर।
कहां पर है आज के टाइम पर? महाराष्ट्र के अंदर। बोलो हाँ है ना? हम्म, और महाराष्ट्र के अंदर ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर गुजरात महाराष्ट्र सब आते थे और राजस्थान का आधा भाग आता था। तो ये जो आबू एरिया है आपका, जिसको आपने सुना होगा माउंट आबू कहते हैं, हाँ सर। है ना? तो ये आबू एरिया जो है वो कुछ आधा गुजरात में कुछ महाराष्ट्र में जाता है। तो उसका भाग जो है उसकी बात कर रहा है कि ये आबू एरिया है क्या। देखिए क्या लिखा है। मीन द टेरिटरी कंप्राइज इन द आबू रोड तालुका ऑफ बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे as it existed immediately before the first day of the November 1956। 1956 से पहले की बात कर रहा है, मतलब इसका अभी कोई लेना देना नहीं है। 56 से पहले, 1 नवंबर 1956 से पहले ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भाग हुआ करता था, लेकिन अब कहां पर जुड़ा हुआ है ये भाग? राजस्थान में जुड़ा हुआ है। कब आया था ये? कब इसे जोड़ा गया था? तो ध्यान रखिए, लिख लीजिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। आगे देखिए शब्द लिखा है डीनेचर्ड। डीनेचर्ड का क्या मतलब होता है? ध्यान से सुनिए। डीनेचर्ड का मतलब समझ लीजिए कि किसी चीज के अंदर मिक्स कर देना। ऐसी चीज जिसको, जैसे मान लो कोई कोई पदार्थ है वो पीने योग्य है, ठीक है? जैसे शराब हो गई, उसे पी सकते हो क्या? यस सर। पी सकते हैं। बियर हो गई, पी सकते हो क्या? पी सकते हो। यस सर। तो लेकिन अगर मैं उस बियर के अंदर कोई ऐसी अल्कोहल की मात्रा मिला दूं या ऐसे कोई पदार्थ को मिला दूं कि वो पीने योग्य नहीं रहे, तो फिर भी पी जाओगे क्या उसे? पी नहीं तो सर। जाओगे लेकिन मर जाओगे। यस सर। तो वो पीने योग्य नहीं हुई ना। उसी को ही कहते हैं डीनेचर्ड। ऐसी चीज जिसको पिया ना जा सके, उसमें मिक्स कर दिया गया है किसी चीज को। देखो यहां पर लिखा है मीन्स मिक्स्ड विद सच सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, केमिकल्स डाले गए हैं जिससे उसे पिया नहीं जा सकता। फिर उसे पिएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे बताओ? किस उसे काम में बेचेंगे। इस्तेमाल करोगे उसे? उसे बेचेंगे सर। बेचेंगे तो बेच के क्या करोगे उसे? पीने के पैसे लिए बेची कमाएंगे। जा रही है क्या अब? अरे बेचेंगे तो खरीदेगा भी सही कोई, और खरीदेगा तो किस पर्पज से खरीदेगा? तो पी तो नहीं पीने सकता के ना उसे। लिए। सर दूसरा आदमी तो पीने के लिए खरीदेगा। उसके उसका इस्तेमाल किया जाएगा फैक्ट्रियों में, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है दवाइयों में, उसका हम्म। इस्तेमाल किसी और पदार्थ को बनाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए उसे डीनेचर्ड करा गया। जैसे नेल पेंट होती है, जिसको लड़के लगाती हैं, जब उसको स्मेल करोगे तो उसमें से एक अजीब सा फ्रेग्रेंस आता है, उसमें मिक्सचर्ड किया गया होता है। ठीक है? ऐसे ही देखिए यहां पर शब्द यूज किया गया है। देखिए लिखा है एनी स्पिरिट अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। अंडरलाइन कर लो इस शब्द को। डीनेचर्ड के अंदर डेफिनेशन में एक शब्द लिखा हुआ है, इसको ही लिखोगे तभी आंसर कंप्लीट होगा आपका। क्या लिखा है? अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। ऐसी स्पिरिट, ऐसी लीकर जो क्या है, अनफिट है, पीने योग्य नहीं है, किसके लिए? ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उसे कहते हैं डीनेचर्ड। कैसे पियोगे आप? किस पर्पज से पी रहे थे? बेवरेज के तौर पर, या किसके तौर पर पीना चाह रहे थे उसे? मेडिसिन के तौर पर। ऐसी तो पीते हो आप। और इन एनी अदर वे व्हाटसोएवर, या किसी और तरीके से, किसी और माध्यम से उसे लेना चाहते हो लेकिन उसे ले नहीं सकते क्योंकि वो डीनेचर्ड है, इसलिए। और डीनेचर्ड कैसे किया गया उसे? तो लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 42 के नियमों के पालनों के अनुसार। क्लियर होगी बात? आगे देखिए। तो ये आपका शब्द डीनेचर्ड।
देखो शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, डी नेचर्ड, नेचर के जो विरुद्ध हो चली गई हो। नेचर का मतलब क्या था कि उसे कंजम्पशन किया जा सकता था, लेकिन शब्द लिखा है डी, तो डी नेचर्ड कि अब उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आगे देखिए एक और शब्द ऐसा ही लिखा हुआ है, इसी डी नेचर्ड को और एक्सप्लेन किया हुआ है 3A में। देखिए क्या लिखा है, डी नेचर्ड स्प्रिटियस प्रिपरेशन, मतलब ऐसी कोई बेवरेज या ऐसा कोई लीकर जिसका इस्तेमाल किया तो जा सकता था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें डाली गई हैं, ऐसे सब्सटेंस डाले गए हैं, उसकी वजह से वो अल्कोहल जो है अब पीने योग्य नहीं रहा। मतलब मिक्स तो उसमें भी किया गया है, लेकिन कुछ विशेष चीज मिक्स की गई है, इसलिए उसको अलग ही नाम दिया गया है। लेकिन डीनेचर्ड है वो भी, और ये भी डीनेचर्ड है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें तो किसी भी तरीके का सब्सटेंस इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें जो इस्तेमाल किया गया है वो एक विशेष प्रकार का सब्सटेंस है। उसको क्या कहा गया है, देखिए क्या लिखा है इसमें, एनी प्रिपरेशन ऑफ डीनेचर्ड स्पिरिट, आप किसी तरीके की डीनेचर्ड स्पिरिट या लीकर बना रहे हो, और उसको प्रिपरेशन करने के लिए आपने किसका इस्तेमाल किया है, बोलो, फ्रेंच पॉलिश, और दूसरा आपने क्या इस्तेमाल किया है वहां पर, वार्निश प्रिपरेशन। क्लियर होगी बातें मीरा जी? इससे अब देखो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं, चाहे वो बियर को लेकर के हो, वो डायरेक्ट सबसेक्शन पूछेगा आपसे, अंदर से कोई चीज नहीं आएगी, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये शब्द आगे पढ़ने को मिलेंगे, इसलिए मैं इनको समझा रहा हूं आपको। तो यहां पर ध्यान रखना है, इस 3A में क्या है, वो भी सेम डीनेचर्ड शब्द है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें किसी भी तरीके का सब्सटेंस है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक सब्सटेंस डाला गया है। वो क्या है, फ्रेंच पॉलिश या वार्निश, ये डाला गया है। आगे देखिए सबसेक्शन नंबर 4। सबसेक्शन नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्साइजेबल आर्टिकल की डायरेक्ट डेफिनेशन आएगी आपके लिए, और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा। और यहां से प्री के लिए जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना अंदर से आएगा, डायरेक्ट या तो सबसेक्शन पूछेगा कि बताइए एक्साइजेबल आर्टिकल को कहां डिफाइन किया गया है, ऐसे पूछेगा। नहीं तो फिर वो क्या करेगा, एक्साइजेबल आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं ये पूछेगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखिए क्या क्या लिखा है इसमें, शब्द को पढ़ने का तरीका क्या है, लिखा है एक्साइजेबल आर्टिकल मींस एंड इंक्लूड। मींस का मतलब हुआ कि ये निश्चित है, लेकिन इंक्लूड कर लिखने से क्या हो गया कि इसके अलावा और भी शब्द इसके अंदर आ सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक्साइजेबल आर्टिकल कह सकते हैं। क्या लिखा है, स्पिरिट, क्या लिखा है, स्पिरिट। दूसरा लिखा है फर्मेंटेड लीकर, क्या हमने फर्मेंटेड लीकर पढ़ा था, बियर, हाँ सर। माल्ट से फर्मेंटेड लीकर बनाई जा रही थी ना, तो वो फर्मेंटेड, फर्मेंटेड मतलब जो सड़ा कर बनाई जाती है, जैसे सुना होगा आपने बहुत बार, जौ को सड़ा करके, सेबों को सड़ा करके, अंगूरों को सड़ा करके क्या बनाई जाती है, फर्मेंटेड लीकर बनाई जाती है। उसे कहते हैं जब कोई चीज को सड़ा देते हैं, सड़ा करके उसे जलाते हैं, मतलब उसके आग लगा करके, मटके होते हैं ना, मट्टे मटके जो होते हैं उनके नीचे आग लगा देते हैं, तो वो भाप बना करके फिर उसका जो मेन पानी होता है, वाष्प को, उसको कैप्चर कर, उसको अंदर बोतल में भर लेते हैं, तो वो बाद में लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। वही चीज सेम यहां पर फर्मेंटेड लीकर की है। आगे देखो क्या लिखा है, एनी एल्कोहलिक लीकर, एनी एल्कोहलिक लीकर, ये तो एल्कोहलिक लीकर तो कोई भी तरीके की चीज हो सकती है, अरे जिसके अंदर मात्रा एल्कोहल की ज्यादा है वो एल्कोहलिक लीकर है, वो भी एक्साइजेबल आर्टिकल हुआ। और किस बात के लिए होना चाहिए, ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है, एल्कोहलिक लीकर हो तो सही, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता हो। किसके लिए होता हो बोलो, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। अगर वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है तो वो एक्साइजेबल आर्टिकल का भाग भी नहीं होगा, इसके हिसाब से। अभी तक तो हमने ये शब्द पढ़ लिया। अब देखो दूसरी तरफ इसने क्या लिखा है, डीनेचर्ड स्पिरिट। क्या हमने अभी सेक्शन नंबर 3 में डीनेचर्ड स्पिरिट को पढ़ा था क्या,
sir. इसका मतलब ये भी कहना चाहता है कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि जो मानवों के पीने के लिए योग्य बनाई मदरा है वो ही इसके अंदर आती है। अब ये कह रहा है जो फैक्ट्रियों में इस्तेमाल की जाने वाली किसी वस्तु को बनाने के लिए काम में ली जाने वाली वो भी अगर ऐसा कोई लिक्विड बना रखा है तो वो भी एक्साइजेबल आर्टिकल का ही भाग होगा। अब आगे बात समझ में, इसलिए आपको ये डीनेचर्ड का मतलब भी समझना रहेगा और यहां पर जो डीनेचर्ड स्पिरिटियस प्रिपरेशन जो लिखा हुआ है उसका मतलब भी समझना पड़ेगा। क्लियर होगी बात, बताइए। जी सर। पीने योग्य जो चीज है वो भी इसमें आएगी और जो पीने योग्य नहीं केवल फैक्ट्रियों में काम आती है दवाइयों को बनाने में या किसी लिपस्टिक को, या लिपस्टिक क्यों, वो नेल पेंट होती है, फेविकॉल होती है, बहुत तरीके से और भी चीजें फैक्ट्री में बनती है, तो उनमें अगर कोई इस तरीके का केमिकल इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर भी काम आएगा। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर अपना, दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरे पॉइंट में लिखा है एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। अब यहां पर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के बगल में लिख लीजिए सेक्शन नंबर 3 का 14। अब ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स क्या होते हैं? तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स तो कहते दवाइयों को है, औषधियों को कहते हैं, लेकिन कौन सी औषधियां जिनको यहां पर बताया गया समझाया गया है? अरे औषधि तो फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं किसी चीज के, लेकिन इसमें कौन सी ऐसी चीज को यहां पर ड्रग्स के तौर पर माना है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये इसलिए यहां पर क्या लिखना है आपको, 2 के बगल में 14 लिख लेना है जिससे आपको याद रहे, कहीं किसी और तरीके की ड्रग्स को इसमें इस्तेमाल कर रहे हो। आगे देखिए क्या लिखा है, स्टिल। स्टिल को स्टार लगा लो और स्टिल के बगल में लिख लो सेक्शन नंबर 21B। तीसरा पॉइंट क्या है, स्टिल 21B। इसको समझो, स्टिल और अदर अप्लायंसेज फॉर डिस्टिलेशन। ये क्या होता है? ये ये पता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं भावक। भाप बना करके जिस प्रोसेस से भाप बना करके, एक तो होता है सड़ा गला करके दारू बनाना, ड्रिंक बनाना, एक होता है भाप के प्रोसेस से आग लगाई भट्टी में और भट्टी में आग लगा करके उस सड़ी गली चीजों को भाप के माध्यम से लीकर बोतल में उतारना, उसे कहते हैं स्टिल। इसे कहते हैं हिंदी में भावक, सॉरी भावक नहीं कहते, भवका, भभका, भवका। कच्ची शराब। कच्ची शराब पक्की शराब तो नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना सा पता है कि ये जो बनती तो सब एक तरीके से ही है, लेकिन इसमें क्या होता है ये भाप के प्रोसेस से बनती है। क्योंकि यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, यहां पर एक शब्द लिखा है डिस्टिलेशन। आसवन विधि सुना है? अब आपने साइंस में 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में 9th में आसवन विधि होती है। वो नली में पानी डाल के गर्म करते हैं, ऊपर से भाप से वो बढ़ता है। हाँ वही ये विधि है। ठीक है, और चौथा पॉइंट देखिए इसका, फर्मेंटेड वॉश। ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, फर्मेंटेड वॉश और अदर मटेरियल फॉर द डिस्टिलेशन। फर्मेंटेड का मतलब सड़ाना ही होता है। अब ये वॉश क्या चीज है, तो ये फर्मेंटेड वॉश और अदर मटेरियल को डेस्टिलेशन मतलब वो आसवन विधि के थ्रू लीकर बनाना, वो भी इसके अंदर आता है।
और इसी तरीके के कोई भी आर्टिकल अगर बनाए जा रहे हैं और उसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी लिस्ट में शामिल कर रखा है, क्योंकि मैंने एक शब्द पहले ही पढ़ा दिया था आपको, क्या लिखा था यहाँ पर, एक्साइजेबल आर्टिकल मींस, और क्या लिखा था, एंड इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब क्या है, और भी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। तो ये चीजें जोड़ने के लिए सबसेक्शन नंबर 5 में लिख दिया कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से लिस्ट में नाम लिख सकती है कि और भी और ऐसे आर्टिकल एक्साइजेबल आर्टिकल हो सकते हैं। अब इनको ही एक्साइजेबल आर्टिकल क्यों कह रहे हो आप? अरे भैया, इन एक्साइजेबल आर्टिकल पर हमें क्या लेनी है, ड्यूटी लेनी है। क्या लेनी है? टैक्स। लेना है कि नहीं लेना? यस सर। अब एक्साइजेबल कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर क्या होता है ये बता रखा है, ये कोई काम का नहीं है आपका। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, तो जो एक्साइजेबल आर्टिकल के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, ड्यूटी कहते हैं। अब एक्साइजेबल आर्टिकल के ऊपर लगाया जाएगा या एक्साइजेबल आर्टिकल की मैन्युफैक्चरिंग पे, एक्साइजेबल आर्टिकल का सेलिंग पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन पे तो लगाया जाएगा। तो उसके बारे में बता रखा है। देखो यहाँ लिखा है, मीन्स एनी ड्यूटी ऑफ एक्साइज imposed by or under this act on the excisable article manufactured or produced in those part of the state of the Rajasthan to which this act extend। राजस्थान के उन भागों में अगर आप इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करते हो, किसका, लीकर का, एक्साइजेबल आर्टिकल का, ड्रग्स का, या वहां पर कोई और चीजों को उगाते हो, इस तरीके की खेती करते हो, तो आपको उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, ड्यूटी और टैक्स देना पड़ेगा। इसे ही क्या कहा है, एक्साइज ड्यूटी कहा गया है। अब एक्साइज कमिश्नर समझ में आ गया। एक्साइज कमिश्नर तो पूरे राजस्थान का होता है, ध्यान रखिए, कमिश्नर जो है वो किसका है, पूरे राजस्थान का। या अगर वो पर्टिकुलर भागों में डिवाइड कर रखा है, जैसे संभाग होते हैं ना, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट तो बहुत हैं, लेकिन संभाग कितने केवल, 7। 7। तो जितने संभाग हैं उनको डिवाइड कर रखा है जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग कमिश्नर हो सकता है, नहीं तो एक ही कमिश्नर होगा। और उनके नीचे कौन होंगे, ऑफिसर्स होंगे। देखो यहां लिखा है एक्साइज ऑफिसर। एक्साइज रेवेन्यू क्या होता है, एक्साइज रेवेन्यू, अरे रेवेन्यू पैसे को कहते हैं, तो पैसा कहां से आता है, जो आपने ड्यूटी ली, टैक्स लिया, फाइन लिया, एक्साइजेबल आर्टिकल के ऊपर पेनल्टी लगाई, वो सब क्या है, एक्साइज रेवेन्यू। एक्साइजेबल रेवेन्यू तो है। मतलब उस एक्साइज के बदौलत जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, जो पैसा कलेक्ट हो रहा है, उसको ये एक्साइज रेवेन्यू कह रहा है। लेकिन ध्यान ये रखना कि कहीं कोर्ट ने फाइन लगाया हो किसी व्यक्ति के ऊपर, वो इसके अंदर नहीं आएगा। केवल एक्साइज ऑफिसर के द्वारा, एक्साइज कमिश्नर के द्वारा जो कलेक्ट किया गया है वही इसके अंतर्गत आएगा। कहीं कोर्ट ने अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को, जैसे आप सपोज करो किसी व्यक्ति को पकड़ के ले गए, कहां पर, कोर्ट में, कौन लेके गया, एक्साइज ऑफिसर। अब कोर्ट ने उसको सजा सुना दी, सजा सुनाने के बाद उस पर फाइन लगा दिया, तो वो फाइन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट के द्वारा लगाया गया है, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पहुंच गया वहां पर। क्लियर होगी बात? ठीक सर सर। ये टैक्स की तरह है क्या सर, एक है सर? चलिए आगे देखिए। आगे लिखा है सेक्शन नंबर, सब सेक्शन नंबर है इसका 9। एक्सपोर्ट क्या होता है? अरे एक्सपोर्ट का मतलब राजस्थान के बाहर अगर बेचते हो जाकर के, वो एक्सपोर्ट हो गया। फर्मेंटेड लीकर, अब देखो मैंने एक शब्द समझाया था आपको, बार बार फर्मेंटेड लीकर आ रहा था। यहां पर एक्साइजेबल आर्टिकल के अंदर लिखा था फर्मेंटेड लीकर। इस लीकर के बगल में लिख लो 10, 3 का 10, जिससे यहीं की यहीं सारे सेक्शन याद हो जाएंगे आपको एक ही जगह पे। क्या मतलब है फर्मेंटेड लीकर का? ये काम का है, सब सेक्शन नंबर 10 पर स्टार लगाओ, ये आएगा क्वेश्चन आपके लिए प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से। मेंस में आएगा 2 नंबर का और प्री में आएगा 1 नंबर का सवाल।
कि बताइए फर्मेंटेड लीकर कहते किसको है। तो देखो क्या क्या लिखा है। वाइन, पंचवई, जिसे अपन पंच पचारी भी कहते हैं, फर्मेंटेड ताड़ी, ताड़ी का पेड़ होता है, ताड़ी सुनिए, ताड़ी, ताड़ी यस का सर। एक पेड़ होता है। ठीक है। तो उसके ऊपर आपने देखा होगा साउथ की जो मूवीज होती हैं उनमें क्या है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के ऊपर टांग के आते हैं उसको, सफेद सफेद सा दूध सा निकलता है उसके अंदर से, पेड़ में से, उसे बोलते हैं ताड़ी। ठीक है। एंड एनी अदर लीकर दैट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी फर्मेंटेड लीकर। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई चीज और डिक्लेयर कर दी कि ये चीज भी फर्मेंटेड लीकर में आएगी, तो उसको भी फर्मेंटेड लीकर मान लेंगे। तो इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं वो आपके काम के हैं। कौन कौन से हैं, कितने शब्द दे रखे हैं, एक दो तीन, तीन शब्द दे रखे हैं, तीनों को याद रख लो, वाइन, पंचारी और ताड़ी। इंपोर्ट क्या होता है, तो एक्सपोर्ट तो ये हो गया, फर्मेंटेड लीकर हो गया 11। इसमें बता रखा है इंपोर्ट किसे कहेंगे, बाहर बनाई हुई चीज को अगर राजस्थान के अंदर लेके आओगे बेचने के लिए, पीने के लिए, तो वो क्या होगा, इंपोर्ट कहलाएगा। क्लियर होगी बात। सर राजस्थान के अंदर अगर किसी चीज को लेके आओगे, ऐसी चीज जो एक्साइजेबल आर्टिकल के अंदर आती हो, तो वो क्या कहलाएगा, इंपोर्ट कहलाएगा इस सेक्शन के तहत। अब देखिए सेक्शन नंबर 14, सब सेक्शन नंबर 14, इसे समझिए। देखा है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स किसे कहते हैं, ये इस पे स्टार लगाओ। यहां पर अपने बगल एक अपने पास कॉपी हो या अलग से कुछ लिखा हो, तो वहां पर एक लिखा हुआ है हेम्प का प्लांट, हेम्प प्लांट लिखा हुआ है वहां पर। ये जो हेम्प का प्लांट है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। कैनाबिया सातिबा, सतीवा। लिख लो। सर इसमें तो नाम ही बहुत वैसे दिए हुए हैं। कैनाबिया सती सतीबा। ये पूछा जा सकता है इंग्लिश में कि हेम्प के पौधे को किस नाम से जाना जाता है। और दूसरा ध्यान रखिए, जो हेम्प का प्लांट होता है, ठीक है, इस हेम्प के प्लांट की जड़ें, पत्ते, इसके फूल, ये हर चीज सड़ा करके गला करके ये सब चीज जो है, इससे कुछ ना कुछ चीज बनती ही जरूर है। और वो जो बनती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, ड्रग्स कहते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। वो मादक पदार्थ है एक तरीके का। हेम्प के पौधे से जो भी चीज बनती है, चाहे उसके पत्ते से बने, चाहे उसके फूलों से बने, चाहे उसके तनों से बने, वो हर चीज हेम्प के पौधे से बनी हुई चीज क्या कहलाएगी, एक्साइजेबल आर्टिकल। देखो यहां पर लिखा है लीव, लीव क्या हो गई, पत्ते, उसके पत्ते हो गए। स्मॉल स्टेक्स, स्मॉल स्टेक्स क्या हो गए, उसके डंठल, डंठल मतलब उसके जो तने होते हैं वो। और क्या लिखा है, फ्लोवरिंग, उसके अंदर जो फूल होता है वो। और दूसरा लिखा है फ्रूटिंग टॉप्स, फूलों के ऊपर जो छोटे छोटे से फल से लगे आते हैं ना, छोटे छोटे से, वो जो फल हैं वो भी क्या कहलाएंगे, हेम्प के पौधे के अंदर निकले हैं जो, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के अंदर आएंगी। क्लियर होगी बात। अब आपको समझना है कि यही यही हेम्प का पौधा क्या क्या चीज बनाता है। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा, ध्यान रखना। इंटॉक्सी ये हेम्प के पौधे से क्या क्या चीजें बनती हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, इसी से भांग बनाई जाती है, लिखो, इसी से भांग बनाई जाती है, इसी से सिद्धि और गांजा भी इसी से ही बनाया जाता है। यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए।
हेम्प के पौधे से किस तरीके के फॉर्मेट बन सकते हैं, क्या क्या चीज बनाई जाती है? तो देखो यहां पर लिखा है ना, इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म्स। हेम्प के पौधे से ही तैयार होती हैं चीजें। कौन कौन सी? सिद्धि, भांग और गांजा। क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है? चरस। चरस को देखिए, चरस दैट इज हेम्प से प्राप्त राल। रेजाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेम्प प्लांट। ध्यान से सुनिए ये शब्द। मैं आपको ऐसे बताता हूं, जैसे मान लो आपने कभी देखा होगा पेड़ों से, पेड़ों को जब काटते हो तो उनमें से एक थोड़ा सा लिक्विड सा निकलता है ना, रस सा निकलता है ना, हाँ सर, गोंद टाइप में। गोंद टाइप में निकलता है, हाँ सर। निकलता है ना। ऐसे ही जब हेम्प के पौधे को, ध्यान रखिए, हेम्प की पत्ती को इस्तेमाल किया, डंठल को इस्तेमाल किया, तनों को इस्तेमाल किया, फूलों को और उसके फल को इस्तेमाल किया, तब तो क्लॉज 1 लगेगा। लेकिन जब उसके अंदर से जो लिक्विड निकला है उसको इस्तेमाल किया तो उससे बनती है चरस। क्लियर होगी बात? पर ध्यान ये रखना है कि उसके अंदर किसी तरीके का कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए। वो अपने आप में एक प्योर फॉर्म होती है, ठीक है। उसके अंदर आपकी तरफ से कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, तब वो चरस नहीं आएगी। वो एक्साइजेबल आर्टिकल का भाग नहीं कहला जाएगा इस क्लॉज नंबर 2 के तहत। बस आप क्या कर सकते हो, उसे, उसको सुखा सकते हो पैकिंग करने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए उसे एक जगह डिब्बे से दूसरे पैकिंग कर सकते हो उसकी, ठीक है। लेकिन उसमें कोई और चीज का मटेरियल डाल करके उसे चेंज नहीं कर सकते, तो वो चरस नहीं कहलाएगी। क्लियर होगी बात? इसे कहते हैं चरस। आगे देखिए, अब कह रहा है अगर इसी चीज का मिक्सचर, जैसे आपने क्या किया, दूध में भांग मिला के भांग डाल दी, ऐसा होता है क्या? दूध हाँ सर। में अगर आप भांग मिला दो तो वो क्या बन गया? मिक्सचर बन गया, प्योर फॉर्म रही क्या उसकी, भांग की? नहीं सर। या उसके आपने गोले बना लिए, गोले बनाने के लिए कुछ और चीज उसमें डाली। तो यहां पर देखो शब्द क्या लिखा है, एनी मिक्सचर विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल। कोई भी इस तरीके का तत्व के अंदर, तत्व को और मतलब पदार्थ को किसी चीज के अंदर मिला करके अगर इस्तेमाल किया गया है, वो भी इसमें आएगा। जैसे कि दूध के अंदर भांग मिलाना, पीते हैं ना शिवरात्रि के दिन, तो वो क्या भांग नहीं होगी? वो भी एक्साइजेबल आर्टिकल का भाग होगा। या आपने देखा होगा, देखो यहां पर लिखा है इंटॉक्सिकेटिंग एनी ऑफ द अबव फॉर्म इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग और एनी ड्रिंक प्रिपेयर्ड देयर फ्रॉम। इसको ऐसे समझिए, जैसे कि गांजा, गांजे को लोग डायरेक्ट खाते हैं क्या? उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? उसका सुल्फा बना करके, मतलब उसमें डाल करके और आग लगा करके उसका धुआं लेते हैं, इनहेल करते हैं। ऐसा ही होता है क्या? तो हाँ एक सर। पर्टिकुलर फॉर्म हो गई ना वो, तो वहां पर तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी आपकी। मैंने भी रिसर्च करी है मोबाइल पे देख देख के कि क्या मतलब होते हैं इनके। हाँ तो सर इन सब। चलिए आगे देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एनी, देखो यहाँ पर नीचे एक शब्द लिखा है, एनी ड्रिंक प्रिपेयर्ड देयर फ्रॉम। इसी से अगर कोई ड्रिंक बनाई जाए, जैसे गांजे को, भांग को अगर दूध में डाल दें, पानी में डाल करके पी रहे हो, या कोई शरबत में मिलाकर पी रहे हो, या खाने में डाल दिया आपने किसी के में, तो भी वो एक्साइजेबल आर्ट, मतलब ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के ही भाग माना जाएगा। तो सब सेक्शन नंबर 1, सब सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन नंबर 3 में क्या लिखना है आपको? मिक्सचर। इससे याद रहेगा आपको, क्या लिखोगे?
पहले में हेम प्लांट के जो ऊपर के भाग होते हैं सब, चरस मतलब उसके अंदर का भाग, और मिक्सचर का मतलब है इन दोनों में से किसी चीज को किसी चीज में मिला करके पियोगे तब भी वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग ही कहलाएगा। आगे लिखा है एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग और नार्कोटिक सब्सटेंस विच बाय द स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर। अच्छा एक बात बताओ, आपने एनडीपीएस एक्ट का नाम सुना है क्या? हाँ सर। सर मैं वही पूछने वाला था अभी सर, थोड़ा सा। है ना? तो वो भी पढ़ा है हाँ। आपने। लेकिन ध्यान रखिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, हाँ सर। तो उसको यहां पर इन्वॉल्व नहीं कर सकते आप। फिर तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी, दोनों गवर्नमेंट में। सर तो फिर सर मान लो, वो तो सर होता तो एक सर मिनट रुको। स्टेट में भी, हाँ बोलो। स्टेट में भी सर एनडीपीएस एक्ट लगता है सर। अरे यार, आवाज ही नहीं आ रही आपकी, बोलना। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टेट में भी तो लगता है एनडीपीएस एक्ट। सॉरी। स्टेट में जैसे वो होते हैं, क्राइम होता है तो उसमें करते हैं ना ये, एनडीपीएस में लेके जाते हैं एक्ट में। हाँ हाँ, क्यों, एनडीपीएस एक्ट तो लग सकता है ना, किसी पे भी लग सकता है। हम्म। पर बात ये नहीं है एनडीपीएस एक्ट लग रहा है, बात ये है कि एनडीपीएस एक्ट ड्रग्स के रिगार्डिंग ही लगता है। लेकिन जब राजस्थान के अंदर कोई चीज डिक्लेयर कर रखी हो वो बात अलग हो जाएगी, जब सब्जेक्ट मैटर अलग हो जाएगा। राजस्थान के लिए तो यहां पर राजस्थान एक्साइज एक्ट है, और यहां पर एनडीपीएस का मतलब है कि जो आप बाहर से इंटरनेशनली या कोई और तरीके की जो फॉर्म बता रखी है वो अलग चीज है। ठीक है, वो इसके अंदर काउंट नहीं होंगी। ये एक्ट अलग है और एनडीपीएस एक्ट अलग है, इसलिए यहां पर साफ साफ लिखा भी है इन्होंने। देखो नीचे पढ़ो इसमें क्या लिखा है। कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो तत्व या पदार्थ अलग से डिक्लेयर कर रखे हैं और जो एनडीपीएस का भाग नहीं है या किसी और तरीके के, देखो यहां पर लिखा है डेंजरस ड्रग्स एक्ट, उसका भाग नहीं होते हैं, तो वो एक्स इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन में आएगा जो इस एक्ट के तहत आती है। लेकिन मान लो वो यहां पर भी आ रही है और एनडीपीएस में भी आ रही है, तो फिर वो इसका भाग नहीं माना जा सकता। क्लियर होगी बात? यस सर। देखो यहां पर इसको समझाया भी है, जैसे कि कोका लीफ, ये एनडीपीएस का भाग है। ओपियम, अफीम जिसे कहते हैं, वो भी इसके अंदर नहीं आती है। अफीम जो है वो भी किसका भाग है? एनडीपीएस। एनडीपीएस एक्ट का भाग है। और अगर ऐसी कोई चीज जो मैन्युफैक्चरिंग की गई हो वो, तो वो तो सब अफीम और ये सारी चीज तो एनडीपीएस का भाग होंगी, इसका भाग नहीं हो सकती। इनके अलावा जो भी चीज होंगी उनको अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है तब आ सकती है। ऐसे ही आपको थोड़ा सा और दिखना है इसमें, सेक्शन नंबर 14A, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और आपके लिए काम की भी चीज है, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं लोग, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ो इसे। इसमें एक शब्द लिखा है लेंस्ड पॉपी हेड्स, इसे समझना है आपको। आपने अफीम के बारे में पढ़ा था ना अभी, कि अफीम जो है वो एनडीपीएस का भाग है, बोलो हाँ है ना? हाँ सर। यही पढ़ा था अभी। लेकिन हम्म। यहां पर वो ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में भी नहीं आता अपनी सेक्शन नंबर 14 के तहत, ये हम्म। भी पढ़ लिया। लेकिन ये कह रहा है कि उस लेंस पॉपी हेड, इसको समझो, ये आपके काम की चीज है। कह रहा है कि अफीम के सूखे हुए फूल, क्या कह रहा है? लेंस पॉपी हेड का मतलब क्या है? अफीम तो आपने निकाल ली उसमें से, तो उसका डंठल बच जाते हैं ना। जैसे हाँ अनार सर। में से, अनार के जब फल को लेके आते हो तो अनार को, अनार के जो दाने होते हैं उनको तो बाहर निकाल लेते हो, तो बचा क्या? अनार का छिलका। ऐसे हम्म। ही अफीम का छिलका बच जाता है, उसे कहते हैं लेंस पॉपी हेड। और उसको आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? उस छिलके को आप चूरन बना रहे हो, उसकी चटनी बना रहे हो, या उसे किसी और तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो लेंस पॉपी हेड का अंतर्गत आएगा। देखिए यहां पे लिखा है
कैप्सूल्स ऑफ ओपियम पॉपी प्लांट, अफीम का जो पौधा होता है उसके जो उसका जो छिलका होता है उसकी बात कर रहा है ये। उससे आप जूस निकाल रहे हो, उसकी चटनी बना रहे हो, जो भी कर रहे हो वो सब चीज इसमें आएगी। आगे देखिए 3 का 15, लीकर क्या होता है? लीकर मींस इंटॉक्सिकेटिंग लीकर इंक्लूड स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट वाइन। अब देखो, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फर्मेंटेड लीकर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बोलो? हाँ सर। उससे पहले आपने स्पिरिट भी पढ़ा था, और उससे पहले मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें बताई थी जो एक्साइजेबल आर्टिकल के अंदर आ रही थी, लेकिन वहां पर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को छोड़ करके। तो वो सब लीकर है। और लीकर की जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो फर्मेंटेड लीकर तो छोटा सा भाग है उसका, लीकर की डेफिनेशन पढ़ोगे तो बहुत बड़ी है। तो अब देखो यहां पर बियर भी उसमें आएगी कि नहीं आएगी बोलो? आएगी सर लीकर में। बिल्कुल आएगी। ताड़ी भी आएगी, सब तरीके की चीजें घुस जाएंगी उसमें। इसलिए लिखा है लीकर का मतलब है इंटॉक्सिकेटिंग लीकर, जिसके अंदर स्पिरिट, वाइन, स्पिरिट, ताड़ी, पंचवर, बियर, जितने भी तरीके की लिक्विड होती है जिनमें अल्कोहल की मात्रा होती है, कोई सब्सटेंस जुड़ा हुआ है, वो सब लीकर कहलाता है। लेकिन आपको शब्द याद रखने पड़ेंगे, शब्दों को मत भूल जाना। बिना शब्दों के काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां से छोटे छोटे प्री के क्वेश्चन अंदर से बनेंगे, अगर बनाए तो उसने। अच्छा, इस केस को हैंडल कौन करेगा? तो इसलिए यहां पर मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन दे रखा है कि अगर ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो इसको हैंडल कौन करेगा, परमिशन कौन देगा। तो यहां पर ध्यान रखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। यहां पर अगर कहीं पर भी इस एक्ट में मजिस्ट्रेट शब्द लिखा आएगा तो उसका मतलब क्या है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास। मेरे एक फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड के पिताजी जो है वो इसी डिपार्टमेंट के अंदर हैं, वो जुड़ी, वैसे तो आरजीएस है, लेकिन वो इस पूरे, वो इसके पूरे एरिया के कमिश्नर हैं। अब कमिश्नर हैं या एक्स पता नहीं कौन से ऑफिसर हैं, तो वो पूरे जुरिस्डिक्शन को संभालते हैं यहाँ के राजस्थान के कुछ भाग के को। तो वो इन्हीं मैटर से डील करते हैं। आगे देखिए सेक्शन नंबर 17, मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो इनको बना रहा हो, सीधी सी बात है। देखो क्या लिखा है, एवरी प्रोसेस वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल तो हो गई, प्राकृतिक तौर पे बनाई है जो, और आर्टिफिशियल जो आपने मशीनों के थ्रू बनवाई है, कृत्रिम बनाई है, मानवों ने बनाई है जैसे, ठीक है। बाय विच एक्साइजेबल आर्टिकल इज प्रोड्यूस और प्रिपेयर्ड होली और पार्टली एंड ऑल्सो रेडी टिल रीडिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब तो होता है आसवन प्रक्रिया, लेकिन जो डिस्टिलेशन हो चुकी है उसको बार बार करना। जैसे चाय, चाय एक बार खदका दी तब भी चाय बन गई ना, लेकिन आप उस चाय को कड़क करना चाहते हो और अच्छी बनाना चाहते हो तो क्या करोगे? बार बार खदकाओगे ना उसे। ये सेम प्रोसेस रीडिस्टिलेशन कहलाता है, ठीक है। रिडक्शन, फ्लेवरिंग, ब्लेंडिंग, कलरिंग ऑफ लीकर। जैसे कि आपने देखा हो, लीकर तो वैसे तो पानी जैसा ही होता है। अरे जब भाप बन के कोई चीज आएगी तो पानी जैसी हो जाएगी ना, लेकिन वाइन को देखोगे तो वो रेड होती है। कहीं पे अगर उसमें कोई कलर कर दिया, मतलब उसमें मिक्सर करके बनाते हैं ना, हाँ सर। जैसे आप ब्लू कलर, जितने भी कलर। बेवरेज देखोगे, देखो पेप्सी, पेप्सी का कलर अलग होता है, लिम्का का अलग होता है, स्प्राइट का अलग होता है, देखते हो नहीं देखते? और जो आपकी अलग अलग ड्रिंक आती है बेवरेज के तौर पर, वो अलग अलग आती है, सॉफ्ट ड्रिंक जिन्हें को कह रहे हैं अपन। तो ऐसे ही सेम ये लीकर हैं, इनके भी कलर जो है, कलरिंग करके इनको अलग अलग मैन्युफैक्चरर अपने ब्रांड बनाने चाहते हैं, तो उसके हिसाब से बेचते हैं उसे। तो कलर करके बेचे, चाहे उसको रिडक्शन करके बेचे, ठीक है, फ्लेवर बनाए। उसे जब आप बियर को पी रहे हो तो उसमें खजूर की खुशबू आ रही है, अंगूर की खुशबू आ रही है, तो उसने क्या किया, उसमें फ्लेवर डाल दिए। तो वो भी क्या कहलाएगा यहां पर? मैन्युफैक्चरर के थ्रू ऐसा किया गया है ना, तो वो इसके अंतर्गत आएगा, मैन्युफैक्चर कहलाएगा।
ये सारा भाग मैन्युफैक्चर का पार्ट कहलाएगा, है ना। अब है मोलिसिस, इसको कहते हैं शीरा। अब ये मोलिसिस और फर्मेंटेड सेम ही चीज होती है। शीरा, जैसे आपने क्या बताऊं, जैसे आपने सूजी के चीले खाए कभी? हाँ सर। सूजी के चीले खाए हैं तो वो खमीर उठता है ना उसमें, वो पहले हम्म। फूलता है। हाँ हाँ। तो फूलता कैसे है वो? उसमें कीड़े पैदा होते हैं तभी तो फूलता है, फर्मेंटेड होता है वो। शीरा कहते हैं उसे, खमीर कहते हैं। तो सेम शीरा जैसी, शीरा भी ऐसी तरीके की चीज होती है। देखो यहां पर क्या लिखा है, मदर लीकर, नाम भी क्या रखा है, मदर लीकर प्रोड्यूस इन अ फाइनल स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर और खंड सारी शुगर बाय द वैक्यूम पेन प्रोसेस और ओपन पेन प्रोसेस ऑफ शुगर केन और गुड़। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है, गुड़ और जो गन्ना होता है उसके रस को निकाल करके और उसको सड़ा करके उससे जो खमीर से बनाते हैं वो चीज ये कहलाती है। अरे आपने सुना नहीं है कि गुड़ और गन्ने से भी लीकर बनती है? बनती है सर, बनती है सर, खेतों में बनाते हैं सर पंजाब में। हाँ, तो वो मोलेसेस कहलाती है। लेकिन आप कभी देखोगे तो वो ऐसे नहीं बनती, उसको काढ़े की तरह बनाया जाता है, मतलब उसको चलाया जाता है। सर वो बिल्कुल उसको खत्म कर दिया जाता है एक तरह सड़ा सड़ा के, फिर वो नीचे से हाँ हाँ, जलती वो रहती है उसको। वैसे ही होता है, वैसे ही होता है। लेकिन उसको गर्म खदका करके करा जाता है, हाँ। खदकाया जाता है उसे अच्छे तरीके से। और खदका करके उसका जो अंदर का जो सारा मटेरियल होता है वो वैसे निकलता है, रस, पहले उसका रस निकाल लेते हैं फिर उसे खदकाते हैं। तो वो चीज है ये। आगे है पंचवई। पंचवई क्या होती है? पचावई, पचवई लिख रहा है। 18 क्लॉज देखिए इसका, मींस फर्मेंटेड राइस। अब देखो चावलों को, चावलों को सड़ा करके, मिलेट्स को, मिलेट्स का मतलब क्या हुआ, गेहूं, जौ, इनको ही कहते हैं कोई भी मिलेट्स, अनाज। हाँ सर, कोई भी जो अनाज। खड़े अनाज होते हैं। हम्म। अदर ग्रेन्स वेदर मिक्स्ड विद एनी लिक्विड, किसी लिक्विड में उनको डाल करके और उनको डाइल्यूट और अनडाइल्यूट किया जाता है। ठीक है, तो वो भी उसे कहते हैं पचवई। ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्लेस किसको कहेंगे, तो प्लेस तो जो जगह है जहां पर ये चीज बनाई जा रही है उसको ही कह रहा है कि प्लेस किसको कहेंगे। जैसे आप किसी घर में बना रहे हो, बिल्डिंग में बना रहे हो, मकान में बना रहे हो, किसी लैंड पे बना रहे हो, वो सब चीज क्या कहलाएंगी, प्लेस कहलाएंगी। जहां पर इनको बेच रहे हो वो जगह भी प्लेस कहला रही है। सेल, तो सेल भी आप समझते हो। गिफ्ट के अलावा किसी भी तरीके से ट्रांसफर करना, उसके बदले में कंसीडरेशन लेना, सेल कहलाती है। लेकिन गिफ्ट सेल नहीं नहीं है। कहलाती। स्प्रिट मैंने समझा ही दिया था अभी। अच्छा, स्प्रिट, स्प्रिट भी लीकर ही होती है, स्प्रिट कोई अलग से चीज नहीं होती। मतलब जब किसी एल्कोहल को, ठीक है, मतलब किसी पदार्थ को जब आसवन विधि के थ्रू वाष्प बना करके उसमें से लीकर निकाला जाता है, सॉरी एल्कोहल निकाला जाता है, चाहे वो नेचर्ड हो या डीनेचर्ड हो, दोनों ही स्प्रिट की लैंग्वेज में कहा जाता है। स्प्रिट का मतलब ही सेम है, लीकर कोई कहते हैं स्प्रिट। स्टिल आपको बता ही दिया था। ताड़ी किसे कहते हैं? तो देखो यहां पर लिखा है पाम ट्री, ताड़ का वृक्ष होता है। किसका वृक्ष होता है? पाम ट्री। इसे याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है यहां से। ताड़ी, ताड़ी बताया था ना मैंने, फर्मेंटेड ताड़ी। ये ताड़ी सेम ही चीज होती है। ताड़ी जो है ताड़ के वृक्ष से निकल के आती है। वो जो दूध होता है सफेद सफेद सा, उसमें से रस निकलता रहता है, वही क्या कहलाती है, वहां से ताड़ी कहलाती है। ये कहां से आती है? ताड़ी ताड़ के वृक्ष से आती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पाम ट्री। ठीक है।
टू बॉटल, बॉटल क्या होता है, तो जिस बॉटल का मतलब यहाँ पर बता रखा है, जिस उस लीकर को जिस चीज के अंदर भरते हो उसको कहते हैं बॉटल। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो जार हो सकता है, वो आपका कोई बड़ा पतीला हो सकता है ना, या कि जिस भी चीज में भर रहे हो वो बॉटल होगी उसके लिए। तोला, अब ये तोला क्या चीज होती है, 180 ग्राम को तोला कहा है, ये तो बेकार चीज है। ट्रांसपोर्ट, ये भी कोई काम की चीज नहीं है। मतलब ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ कि एक जगह से जब दूसरी जगह जिस साधन की वजह से, जिस साधन से लेकर के जाया जाता है उसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो ऐसे करके ये सेक्शन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें डेफिनेशन क्लॉज को हमने कवर कर लिया। क्लियर हो गया यहाँ की सारी चीजें, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है। अब कुछ और सेक्शन देख लेते हैं। देखिए सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 देखिए। सेक्शन नंबर 4 में साफ साफ लिखा है कि पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर व्हाट इज टू बी डीम्ड लीकर। कह रहा है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी लीकर को लीकर कह सकती है, या किसी भी लीकर को डिक्लेयर कर सकती है अपनी तरफ से कि ये चीजें अगर कहीं पे मिलती है तो इनको लीकर कहा जाएगा आपसे। सर। अरे भाई, सपोज करो पहले ताड़ी के वृक्ष से जो वो रस निकलता था, तब तक किसी को पता था, जब तक उसे लीकर नहीं कहा गया तब तक नहीं सर। किसी को पता था कि उससे कोई नशा नहीं करता था। जब उसे पीने लग गए लोग ज्यादा मात्रा में, तो स्टेट गवर्नमेंट तक भी बात पहुंच गई कि साहब इसे तो ऐसे इस्तेमाल किया जाता है नशे के तौर पे, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसे लीकर के तौर पे बना दिया। समझ में आ गई बात। ऐसे ही यहां पर सब सेक्शन नंबर 4 में कह रखा है कि ऐसी कोई चीज जो अभी तो हमें पता नहीं है कि लीकर है या नहीं है, नशे के तौर पर उसे पीने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है नहीं किया जाता, लेकिन भविष्य में अगर ऐसी है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है वो लीकर कह सकती है उसे। यस सर। बिल्कुल, ये पावर है सेक्शन नंबर 4 के तहत। देखिए क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर एनी सब्सटेंस टू बी अ लीकर, किसी भी सब्सटेंस को लीकर कह सकती है। जैसे कि अगर मान लो कोई व्यक्ति, अभी तो गोंद, गोंद होती है ना जिसे चीजें हम्म। चिपकाते हैं, उस गोंद हम्म। को अगर लोग लीकर के तौर पर पीने लग गए तो फिर उसे भी लीकर कह देगी गवर्नमेंट। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट और एनी पोर्शन ऑफ देयर ऑफ, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक कोरेक्स की बोतल आती थी पहले, कोरेक्स नाम सुना है, हाँ सर, खांसी की आती थी। खांसी की दवाई आती थी। अब हम्म। वो कोरेक्स बैन कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों कर हाँ दी सर। गई, क्योंकि लोग उसे क्योंकि उसमें लीकर के तौर पर पीने लग गए। तो वहां पर अगर गवर्नमेंट को जैसे ही पता चलेगा तभी तो उसे डिक्लेयर करेगी लीकर। तो ये सेक्शन नंबर 4 के तहत उनके पास पावर है। आगे देखिए। उसको हाँ, हाँ सर। नहीं, आगे। आगे देखिए, स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर व्हाट शैल बी डीम टू बी अ कंट्री लीकर और फॉरेन लीकर। अच्छा, गवर्नमेंट ये तो बता ही सकती है कि कौन सा सब्सटेंस लीकर होगा, इसके साथ साथ ये भी बता सकती है सबसेक्शन नंबर 2 के तहत कि कौन सी लीकर को फॉरेन लीकर कहा जाएगा और कौन सी लीकर को कंट्री लीकर कहा जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रही है बताओ गवर्नमेंट, क्यों कर सर रही है ऐसा। क्योंकि सर जो विदेशी होगी वो तो सर उस पे टैक्स वगैरह वो उसके लिए। एग्जैक्टली exactly, टैक्स भी मिलेगा ना। हाँ सर। एक्चुअली क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, बोतलें तो फॉरेन की ले आते हैं हम्म। और डाल देते हैं उसमें इंडिया की दारू, मतलब ड्रिंक जो लीकर्स होते हैं उनको डाल देते हैं उसमें, और उनको बाजार में बेचते हैं। मतलब अगर किसी बोतल के ऊपर अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या ऊटपटांग लिखा हुआ है और मैन्युफैक्चरर बाय द लिखा है कि कोई जापान से या कहीं से, तो वो अपने आप में बहुत महंगी होगी कि नहीं होगी। हाँ सर। भाई यहाँ पे 200 रुपए की आती,
लेकिन उसने उस पर पर्ची और लेबल वहां का लगा दिया, तो वो 1 लाख की, सॉरी, 10,000 की, 5,000 की, 2,000 की तो बिकेगी बिकेगी। तो यही चीज एक यहाँ लाख पर की बता हो रखा जाती है है सर कि वो। गवर्नमेंट इस चीज को तय कर सकती है कि उसे फॉरेन लीकर कहा, किस चीज को फॉरेन लीकर कहा जाएगा और किस चीज को कंट्री लीकर कहा जाएगा। क्लियर होगी बात? यस सर। तो ये पावर है। आगे देखिए सेक्शन नंबर 5, लिखा है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर लिमिट ऑफ सेल बाय द रिटेल। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या ये भी पावर है, क्या ये भी पावर है कि किसी भी ठेके के ऊपर, ये ठेके ही तो होते हैं जिनमें ये लीकर बिकती हैं, उन उन शराब के ठेकों के ऊपर या दुकानों के ऊपर क्या लिमिट भी लगा सकती है कि आप रिटेल में कितनी दारू बेच सकते हो, कितनी ड्रिंक बेच सकते हो? हाँ सर। है ना? तो ये भी हम्म। यहां पर तय किया जा सकता है, लिमिट लगाई जा सकती है। तो ये इनके पास पावर होती है। देखिए क्या लिखा है, द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर कर सकती है ईदर ऑफ ऑल टेरिटरीज ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, पूरे राजस्थान के अंदर या किसी भी भाग में राजस्थान के, क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर देगी कि जो इस, देखो यहां पर लिखा है फॉर एनी स्पेसिफाइड क्लास फॉर द परचेजर। पर्टिकुलर परचेजर जो है किसी पर्टिकुलर क्लास के, जैसे मजदूरों के लिए कितनी होनी चाहिए, डॉक्टरों के लिए कितनी होनी चाहिए, तो पर्टिकुलर क्लास के लिए भी डिसाइड की जा सकती है वो जो परचेजर हैं कि उनमें से किनको कितनी मिलनी चाहिए। और जैसे कि मान लो आपको अगर डेली लेके जानी है तो कितनी देनी है। हम्म। जैसे मान लो डेली आप रूटीन में उसके ग्राहक हो, तो वो आधा लीटर 1 लीटर से ज्यादा नहीं देता आपको। लेकिन अगर आप ये कह दो कि साहब मेरे तो शादी है घर में, तो 1 लीटर से काम चल जाएगा क्या आपका? यस सर। फिर तो आप पूरा का पूरा वो पैकेट लेके जाओगे ना कार्टून। उसका, कार्टून लेके जाओगे। तो वहां पर आपको 50, 100 और 200 से काम नहीं चलेगा, शादी के हिसाब से लेके जाओगे कितने मेंबर्स आ रहे हैं आपके घर में, और अलग अलग तरीके की लेके जाओगी। तो यहां पर देखो दो सब चीजें लिखी हुई हैं, स्पेसिफाइड क्लास फॉर द परचेजर, और दूसरा लिखा है जनरली, और तीसरा लिखा है फॉर एनी ओकेजन। लिखा है क्या? हम्म। तो ओकेजन, ओकेजन का मतलब क्या हुआ, शादी हो गई, किसी के घर में कोई पार्टी चल रही है उसके लिए हो गई। क्लियर होगी बातें? होली हो गई स्पेशल। क्या कह रहे हो? होली हो गई स्पेशल। हम्म। आगे लिखा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बी लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल। तो उसमें रिटेल में जब अगर आपको दी जा रही है तो फिर उस पर लिमिट लगेगी। लेकिन अगर मान लो अगर होलसेल में दी जा रही है तब भी लिमिट लगाई जा सकती है क्या? हाँ सर। बिल्कुल। होलसेल में भी सेम क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखा जा सकता है कि होलसेल में आप कितनी दे सकते हो किसी व्यक्ति को। ठीक है? तो इसलिए यहां पर लिखा है कि वही रिटेलर अगर किसी व्यक्ति को मैक्सिमम क्वांटिटी में देता है, जिसको अगर गवर्नमेंट ने बता रखा है कि कितनी क्वांटिटी में दे सकते हो, तो वही रिटेलर क्या कर सकता है, उसे रिटेल को कब वो होलसेल में कन्वर्ट होगी उसमें सब सेक्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। जैसे किसी व्यक्ति को आप एक एक दो दो बोतल ही दे रहे हो और कहीं पर आपने 10 कार्टन दे दिए उसको, समझ में आ रही बात? तो 10 कार्टन कौन लेगा? होलसेलर ही देगा। तो फिर उसे होलसेल कहेंगे उस केस में। आगे देखिए सेक्शन नंबर 6, possession बाय वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। लिखा है व्हेन एनी एक्साइजेबल आर्टिकल इज इन द possession ऑफ पर्सन's वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट ऑन द अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बी डीम टू बी इन possession ऑफ दैट पर्सन। क्या ये सेक्शन हमने कहीं पहले पढ़ा है क्या? सेक्शन नंबर आईपीसी 6 में आईपीसी में पढ़ा है। कौन सा सेक्शन? 27। 20। 7। हाँ वेरी गुड। सेक्शन नंबर 27 में हमने इसके बारे में पढ़ा है। कहां पर? आईपीसी में।
वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट के अगर पोजेशन में कोई भी चीज मानी जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वाइफ के हस्बैंड ने दिया है, सर्वेंट के मालिक की है वो चीज, है ना, या क्लर्क के मालिक की है। क्लियर होगी बात? तो ये तो अपन को पता ही ये चीजें। तो यहां पर भी, अब वहां पर तो कोई सामान की बात हो रही है, यहाँ पर एक्साइजेबल आर्टिकल की बात हो रही है। और यही बात एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। पर यहां पर एक चीज समझा रखी है एक्सप्लेनेशन में, जो उसको मैं बताने चाह रहा हूं, कि सर्वेंट चाहे एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए रखा हो तब भी वो सर्वेंट होगा, क्लर्क चाहे टेम्पररी हो या परमानेंट हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वाइफ नहीं होती टेम्पररी और परमानेंट, है ना। तो यहाँ पर केवल क्लर्क और सर्वेंट को समझाया हुआ है कि अगर वो टेम्पररी है और परमानेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेविंग ऑफ इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू द कस्टम्स, ये आपके लिए काम की चीज है। एक नई चीज है, जैसे आपने आईपीसी के अंदर सीआरपीसी में सेविंग क्लॉज पढ़े हैं, सेम ऐसा ही ये कंसेप्ट दे रखा है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, कह रहा है कि दिस दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द कस्टम फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एनी रूल और ऑर्डर मेड टू बी देयर अंडर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि अगर कोई कस्टम है और कस्टम्स के तहत अगर कोई कस्टमरी लॉ बना हुआ है वहां के लिए, ठीक है, तो वहां पर ये एक्ट प्रभावी नहीं होगा, उसको दबाएगा नहीं। ठीक है। कस्टम कस्टम सीमा वो नहीं है, कस्टम एक्ट होता है। क्या कह रहे हो? तो जैसे एयरपोर्ट हो गए नहीं लगते क्या, जैसे जयपुर में एयरपोर्ट है, कस्टम, वो वाला एक्ट नहीं है जैसे कि। हाँ वो ही है हाँ। भाई। आप, जैसे मैं बता रहा हूँ कि तस्करी होती है, तो वहां हम्म। पर कस्टम कस्टम ड्यूटी नहीं लगती क्या? जैसे ये हाँ सर होती है लगता है। एक्साइज ड्यूटी, ऐसी होती है कस्टम ड्यूटी। तो हम्म। कस्टम वाले अलग होते हैं, कस्टम ऑफिसर कहते हैं उनको। तो वो उनकी बात कर रहा है, ये कस्टम वो नहीं है कि कहीं रीति रिवाजों को समझ रहे हो, नहीं उससे वो इसका लेना देना नहीं है। तो ये करके आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया आज। तो पूरा 1 से लेकर के 7 तक के सेक्शंस को हमने कवर कर लिया यहाँ पर। ये आगे का चैप्टर 2 भी करा दूं क्या? बोलिए मीरा जी। पर वो तो सब छोटा ही है ये तो। छोटा सही है। देखो, चैप्टर नंबर 2 देखिए, लिखा है कंट्रोल ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट। एक्साइज डिपार्टमेंट का कंट्रोल। अब देखो, कंट्रोल का क्या मतलब है? एडमिनिस्ट्रेशन से ही तो है। अरे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से ही तो संबंध है इसका। तो ये कह रहा हाँ। है कि स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन से, लिखा है ना, सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट इन द एक्साइज कमिश्नर। अपनी शक्तियों को एक्साइज कमिश्नर को दिया जाएगा। कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। और वो क्या करेगा? एक्साइज डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा। उसके जितने भी नियम कायदे कानून कौन बनाएगा? एक्साइज कमिश्नर। लेकिन किसके डायरेक्शन में रहते हुए काम करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। यही बात सेक्शन नंबर 8 में बताई हुई है। सेक्शन नंबर 9 देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड एक्साइज ऑफिसर। लिखा है कि अब भाई जब उसको शक्ति दे रहा है तो कमिश्नर तो बड़े लेवल का हो गया ना, तो स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज कमिश्नर को बनाएगी। यहां पर शेल शब्द का लिखा हुआ है। शेल का मतलब क्या हुआ? मैंडेटरी है। अरे डिपार्टमेंट बनाओगे तो भैया कमिश्नर तो बैठाओगे उसमें। आगे देखिए क्या लिखा है, मे अपॉइंट एनी मेनी एडिशनल एक्साइज कमिश्नर। मैंने कहा था ना, एक्साइज कमिश्नर अलग अलग विभागों के हिसाब से हो सकते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर 7 संभाग हैं, तो 7 संभाग के लिए अलग अलग एडिशनल कमिश्नर बना दिए। लेकिन उन सबको कंट्रोल करने के लिए, एक सुपरविजन करने के लिए एक व्यक्ति है जिसको कह रहे हैं कमिश्नर। क्लियर होगी बात? हाँ सर।
क्योंकि पूरे राजस्थान को थोड़ा ना संभाल सकता है एक कमिश्नर, उसके लिए अलग अलग नीचे ऑफिसर चाहिए उसको, तो एडिशनल कमिश्नर बनाए जाते हैं। लेकिन वहां पर शब्द लिखा हुआ है मे, अगर जरूरत पड़ेगी तो बनवाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। ये हो गया सबसेक्शन नंबर 1। अब है सबसेक्शन नंबर 1 का ए। इसे देखिए, लिखा है स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपॉइंट कर सकती है अदर पर्सन को। कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं इस केस में? तो कह रहा है डायरेक्टर एनफोर्समेंट। ये एनफोर्समेंट का क्या मतलब है? एनफोर्समेंट का मतलब है जो एग्जीक्यूशन करवाता है उस चीज का, हाँ, है ना, वो। स्टेट तो यहां पर कह होता रहा है। है डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है, जॉइंट डायरेक्टर, जोनल डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, इतने लोग होंगे इसमें। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो इन लोगों को भी अपॉइंट कर सकती है। और किन किन को अपॉइंट करेगी? तो लिखा है डेप्यूटी एक्साइज कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज कम ऑफिसर और अदर इंफीरियर ऑफिसर, मतलब उनसे भी छोटे जो अधिकारी होंगे उनकी बात कर रहा है। अब कह रहा है कि इनके अंदर जितने भी अपॉइंटमेंट किए हैं, किसने किए थे? स्टेट गवर्नमेंट ने किए, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, उन सबको कौन पावर देगा? स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू स्टेटस और पोस्ट क्या किया जाएगा, उनको पावर्स दी जाएंगी और उनको ड्यूटीज भी दी जाएंगी पावर के साथ साथ कि क्या क्या काम करने हैं तुम्हें। क्लियर होगी बात? अब देखो सबसेक्शन नंबर 2। सबसेक्शन नंबर 2 में थोड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डेलीगेट कर देगी अपनी सारी पावर्स। डेलीगेट, डेलीगेशन पढ़ा है ना अपन ने पहले भी, सर्विस सेक्शन 20। सीआरपीसी में पढ़ा था अपन ने। वहां पर जब मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया था डीएम एसडीएम से रिलेटेड, तो वहां पर डीएम को पावर दी थी ना स्टेट गवर्नमेंट ने कि वो अपनी तरफ से एसडीएम को चुन सकती है। हम्म। सबसेक्शन नंबर 4A, सेक्शन नंबर 20। तो यही सेम बात कह रखी है कि स्टेट गवर्नमेंट में डेलीगेट टू एक्साइज कमिश्नर। सबसे बड़ा अधिकारी कौन है पूरे डिपार्टमेंट का? सर एक्साइज आबकारी आई। कमिश्नर। और वो भी किस लेवल पर? स्टेट लेवल पर। तो उसको डेलीगेट कर दी है सारी पावर। और फिर क्या करेगा? इस एक्ट के तहत वो कोई भी एक्ट कर सकता है, केवल किस काम को नहीं कर सकता? रूल्स नहीं बना सकता। रूल्स कौन बनाती है? केवल स्टेट स्टेट असेंबली। गवर्नमेंट। स्टेट। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। और यहां पर सबसेक्शन नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ये पावर भी दे देगी उस एक्साइज कमिश्नर को कि वो अपने से छोटे अधिकारियों को कुछ और पावर भी दे सकता है, जितनी चाहे उतनी। ठीक है, अपने से सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को। क्लियर होगी बात? यस सर। जैसे कि कहीं पर किसी को अरेस्ट करना है, कहीं पर सर्च करना है, और जैसे और कोई पावर दे दे, कहीं पर किसी से मिलने जाना है, कहाँ कहाँ सर्च कर सकता है, वो सारी परमिशन दे सकता है उस सारी की। आगे देखिए, सेक्शन नंबर है 9A। क्या लिखा है? अपील एंड रिवीजन। अब इस अपील और रिवीजन को समझिए। अपील और रिवीजन से आपको कुछ समझ में आएगा कि भाई मान लो कोई मैटर ऐसा है जो किसी एक्साइज ऑफिसर के अंडर में है, तो उसकी अपील कहाँ की जाएगी और उस मैटर का रिवीजन कहाँ किया जा सकता है। देखिए क्या लिखा है। लिखा है अपील, एन अपील शैल लाई टू द एक्साइज कमिश्नर फ्रॉम एनी ऑर्डर पास बाय द एक्साइज ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। अरे सीधी सी बात है, अपने से सबॉर्डिनेट कोई सबॉर्डिनेट अधिकारी है तो उसकी तो सीनियर कोई जाती है कि नहीं जाती, बोलो? अपील। यस सर। तो बस यहाँ पे यही लिखा है कि अपील जो है
जो भी कमिश्नर से नीचे वाले अधिकारी हैं उन्होंने कोई ऑर्डर दिया है तो उसकी अपील आप कहाँ कर सकते हो, सीधे कमिश्नर को कर सकते हो, तो वो सुनेगा आपके केस को। आगे क्या लिखा है, टू द डिवीजन बेंच ऑफ द राजस्थान टैक्स बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन नंबर 88 राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2003। अब देखिए ये वैल्यू एडेड टैक्स होता है जिसको अपन वैट कहते हैं, सुना ही वैट नाम? वेट, बोलो। हाँ सर, सुना है सर, वेट। वैट सुना है आपने? हाँ। वैट भी राजस्थान गवर्नमेंट लगाती है। हम्म। देखो एक ये भी एक तरीके का टैक्स होता है। हम्म। आपने दो शब्द सुने होंगे, एक तो जीएसटी हाँ सर। और एक सुना है वैट। हम्म। जीएसटी कौन लगाती है? सर ये सर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और वैट कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, कहीं की भी हो वो वैट लगाती है। तो ऐसे करके ये चलता है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखिए टैक्स जो है, इस टैक्स को अपन इस एक्ट के तहत क्या कह रहे हैं, एक्साइज, एक्साइज। एक्साइज ड्यूटी कह रहे हैं, है ना। थोड़ा सा इसे हाँ। ध्यान रखना, भूल मत जाना। तो ये कह रहा है कि जो वैट है उसके तहत, अब वैट भी एक पूरा इंस्टीट्यूशन है हम्म। टैक्स लगाने का, तो उसका एक बोर्ड है। क्या है? बोर्ड। उस बोर्ड का नाम बता रखा है कि अगर उस राजस्थान टैक्स बोर्ड ने सेक्शन 88 के तहत और उसकी डिवीजन बेंच ने कोई भी तो अब देखिए कमिश्नर ने सपोज करो कोई ऑर्डर दिया, कौन सा कमिश्नर है? एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज। ठीक है। एक्साइज कमिश्नर ने कोई ऑर्डर दिया तो एक्साइज कमिश्नर की जो अपील जाएगी वो कहाँ जाएगी? इस बोर्ड को जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो एक्साइज ऑफिसर है, ये भी तो ऑफिसर है, ये ड्यूटी इंपोज कर रहा है, लेकिन इसने ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा दी, एक्सेसिव कर दी। तो इसके ऊपर भी तो कोई अधिकारी होना चाहिए, तो फिर इसका केस कहाँ ले जाओगे आप? इस वेट बोर्ड के पास लेके जाओगे। क्लियर होगी बात? पर ध्यान रखना कि ये जो वेट होगा, इसका जो बोर्ड होगा, इसकी जो बेंच होगी वो कैसी होनी चाहिए हमेशा? डिवीजन बेंच होनी चाहिए, सिंगल बेंच नहीं होनी चाहिए। हम्म। क्योंकि कमिश्नर अपने आप में बहुत बड़ा अधिकारी होता है। हम्म। ठीक है। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर ये जो आबकारी कमिश्नर बता रहे हो सर, ये जो क्या हुआ? ये सर एक्साइज कमिश्नर है, हाँ। इसकी अपील हो रही है ना सर, इसके ऑर्डर की? हाँ इसी की तो अपील होगी। हाँ सर, जो जो स्टेट में एक होता है। हाँ ये जो वैट का जो बोर्ड है, उस बोर्ड की हाँ। डबल बेंच पे। हाँ डबल। हाँ सर ठीक। आगे देखिए सबसेक्शन नंबर 2। सबसेक्शन नंबर 2 कहता है ये जो अपील होगी इसका टाइम पीरियड कितना होगा, कि जिस दिन से केस हुआ है उस दिन की डेट से, मतलब जिस दिन से ऑर्डर दिया है, चाहे वो एक्साइज कमिश्नर दे चाहे उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर दे, कितने दिन में अपील करनी पड़ेगी आपको? 60 दिन में। 60 दिन। 60 दिन में, 60 डेज में करनी पड़ेगी। आगे लिखा है कि अगर मान लो सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दिया, उसकी अपील अगर आपने कमिश्नर के सामने कर दी, तो क्या कमिश्नर ने जो डिसीजन दिया क्या वो फाइनल होगा? यस बोलो। सर। बिल्कुल वो फाइनल होगा। लेकिन कमिश्नर की अपील आपने बोर्ड में कर दी, डिवीजन बेंच में, तो क्या उसने जो ऑर्डर दिया है वो फाइनल होगा? हाँ सर। बिल्कुल। सबसेक्शन नंबर 3 कहता है फाइनल ऑर्डर की बात। इन द अपील, इन द केस ऑफ अपील। आगे देखिए, एक कमाल की चीज है, कह रहा है
सबसेक्शन नंबर 3 में ध्यान सुनना ये बात, सबसेक्शन नंबर 3 में कहा है फाइनल ऑर्डर की बात। लेकिन ये कह रहा है कि फाइनल ऑर्डर तो मान सकते हैं हम, लेकिन इसी फाइनल ऑर्डर का रिवीजन भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बोलो? विजय। रिवीजन किस केस में होगा? तो ध्यान रखिए, आपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर की अपील कहां करी थी? कमिश्नर के पास। कमिश्नर ने उसमें ऑर्डर दे दिया अपील में, लेकिन आपको वो भी पसंद नहीं आया, तो आप क्या चाहते हो? रिवीजन करवाना। तो एप्लीकेशन कहाँ लगाओगे? डिवीजन बेंच के पास। ठीक है, तो डिवीजन बेंच जो है वो वहां पर रिवाइज कर सकता है, उसे रिवीजन कर सकता है चाहे तो। क्लियर होगी बात? आगे देखिए, इसी में ही प्रोवाइजो है एक, प्रोवाइजो को समझिए। यहां पर जो प्रोवाइजो है उसके अंदर कुछ बातें दे रखी हैं, उसको समझिए। प्रोवाइजो में कह रहा है कि ये जो आप अपील करना चाहते हो ना, कभी कमिश्नर के पास, कभी डिविजनल बेंच में, तो वो तब तक नहीं कर सकते जब तक कि 25% आपने अमाउंट उनकी डिमांड पर दे ना दिया हो। किसका? एक्साइज ड्यूटी का। यही तो मांग रहे थे वो लोग। हाँ सर। 25% आपने अगर एक्साइज ड्यूटी दे दी है तभी जाकर के आप अपील फाइल कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात? आगे देखिए सबसेक्शन नंबर 5। यहां से अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, इस सेक्शन नंबर 9A में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्वेश्चन बन रहे हैं। रिवीजन का टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, कहां पर अपील की जा सकती है, कब रिवीजन किया जा सकता है, ठीक है, और अपील कब नहीं की जा सकती, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए, एनी रिवीजन अंडर सबसेक्शन नंबर 4 मे बी प्रिफर्ड एट एनी टाइम विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ कंप्लेंट। कह रहा है रिवीजन का टाइम पीरियड कितना बता रखा है? रिवीजन का टाइम पीरियड 30 दिन। किस दिन से? जिस दिन से ऑर्डर दिया गया है अपील के अंदर, जिस दिन से ऑर्डर दिया गया है उस दिन की 30 दिन के अंदर रिवीजन। और अपील का क्या टाइम पीरियड था? सबसेक्शन नंबर 2। 60 दिन। 60 दिन। हाँ, अपील का है 60 days। अब आइए सेक्शन नंबर 9B पर। सेक्शन नंबर 9B कहता है बार ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट्स। सुनना ये बात, बार लिखा हुआ है, क्या हमने पहले भी बार के बारे में कहीं पढ़ा है, क्या जिक्र किया है क्या? बार किसे कहते हैं? अरे रोक लगा देना। जब मामला आपका कहां चल रहा हो? एक्साइज कमिश्नर में चल रहा हो, मतलब एक्साइज ड्यूटी से संबंधित मामला हो, तो उस मामले की केस कहां नहीं जाएंगे? सिविल केस नहीं होंगे, सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे। इसलिए लिखा है बार ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ तो गया। सिविल कोर्ट में आप एक्शन नहीं ले सकते इसके खिलाफ, आप वहां पर अपील नहीं करोगे। इसे कहते हैं बार ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। ऐसे बार आपने कहां पढ़े हैं सिविल कोर्ट के? लिमिटेशन एक्ट। हाँ, लिमिटेशन एक्ट में पढ़े हैं? लिमिटेशन एक्ट में टीपीसी तो टाइम लिमिट किस? हाँ, टीपीसी। पीपीसी में पढ़ते हो ऐसे बार। वहां पर हर एक सब्जेक्ट मैटर को लेकर के बता रखा है कि कहां पर आप सिविल केस में सिविल कोर्ट में जा सकते हो और नहीं जा सकते। आगे देखिए, नो सिविल कोर्ट शेल हैव जुरिस्डिक्शन एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग टू सेट असाइड और मॉडिफाइड। अब देखो क्या कह रहा है, कोई भी सिविल कोर्ट जो है
वो एंटरटेन नहीं करेगा, मतलब सुनेगा नहीं। किसको नहीं सुनेगा? किसी भी सूट को या कोई भी ऐसी कार्यवाही जिसमें सेट असाइड या मॉडिफाई होना है। क्या होना है? एनी ओरिजिनल ऑर्डर पास्ड बाय एन ऑफिसर कॉम्पिटेंट टू डू सो अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत किसी एक्साइज ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दिया है, ध्यान सुनना ये बात। एक्साइज ऑफिसर ने क्या दिया है? कोई ऑर्डर दिया है, और उसने सपोज करो उस ऑर्डर में कहा है कि 50,000 रुपए की ड्यूटी देनी पड़ेगी तुम्हें इस पे। तो आप सिविल कोर्ट में जाकर के ये नहीं कह सकते साहब इसको सेट असाइड करो, इस ऑर्डर को, इसको मॉडिफाई करो। सेट असाइड का मतलब है कैंसिल करो इस ऑर्डर को, या मॉडिफाई करो इसे, तो ऐसा नहीं करवा सकते। और 9A के अंतर्गत, 9A में क्या बता रखा था? बोलो बोलो। फील्ड डिवीजन। अपील और, रिवीजन। अगर अपील और रिवीजन के केस हैं और अपील रिवीजन में कोई ऑर्डर दे दिया, तो आप सिविल कोर्ट में जाकर के ये नहीं कह सकते साहब आप इसे कैंसिल कर दो, रिवीजन में जो बात कही है इन्होंने या अपील में जो बात कही है उसे कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं करवा सकते आप। ठीक है? क्यों? क्योंकि सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकारी नहीं होता ये। आगे देखिए, सेक्शन नंबर है 10, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर एंड कन्फरिंग पावर्स। लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? चैप्टर 8 के तहत ऐसे ऑफिसर्स की, ऐसे ऑफिसर्स को शक्ति दे सकती है और उनकी ड्यूटीज बता सकती है कि उनको क्या क्या ड्यूटीज फॉलो करनी है। ठीक है? वैसे इनको पता है यहां पर एक टाइटल गलत दे रखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर और कन्फरिंग पावर। इनको यहां पर अपॉइंटमेंट की जगह फंक्शन ऑफ ऑफिसर लिखना चाहिए था। अपॉइंटमेंट तो इन्होंने पहले ही कर दिया सेक्शन नंबर 9 में। करा कि नहीं करा? और फिर अपॉइंटमेंट लिख तो दिया टाइटल में, लेकिन अपॉइंटमेंट की बात ही नहीं करी। क्या कहा है? कि फंक्शंस की बात करी है। देखो क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट में एम्पावर एनी ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर को शक्ति देगा। किस बात के लिए? कि वो चैप्टर 8 के तहत अपनी ड्यूटीज को और अपने एक्ट को परफॉर्म कर सके। आपको मैंने बताया था कुछ चैप्टर नंबर 8 के बारे में, याद हो तो, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑफिसर, बताया था कुछ। हाँ सर। तो उसी की बात कर रहा है ये। और क्या कह रहा है? और स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ऑफिसर को ऑर्डर भी दे सकती है कि उनको क्या काम करना है, कितना काम करना है, किस सब्जेक्ट मैटर से डील करना है। इस तरीके की सारी बातें भी उन ऑफिसर्स को बता सकती है। या तो उन ऑफिसर को जिनको अपॉइंट किया है या कमिश्नर को बता सकती है, उनके अलावा कोई और व्यक्ति को भी इस तरीके के ऑर्डर दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट। तो फालतू का सेक्शन है, कोई भी काम की चीज नहीं है इसमें। आगे देखिए, सेक्शन नंबर 10A, ये काम का है। चेक पोस्ट समझते हो आप? चौकी, चेक पोस्ट सुने ना आपने? चेक पोस्ट, चौकी कह दो, एक ही बात है। हर जगह ये चौकी बनी होती है। वो चेक पोस्ट करते क्या है? वो ये देखते हैं कि उस ट्रक में जा क्या रहा है, उस ट्रक में आ क्या रहा है। देखते हैं कि नहीं देखते? अगर यस वहां से सर। किसी ऑफिसर का फोन आ गया तो वो कहेंगे कि भैया इसमें कोई आदमी को तो नहीं ले जाया जा रहा, गाय की तस्करी तो नहीं हो रही। तो हर गांव, हर शहरों में एक चौकी बनी हुई होती है बाहर की साइड, कि वहां से कोई चीज आ रही है और वहां से कोई चीज जा रही है, उसके बारे में 10A में बता रखा है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सब्जेक्ट मैटर क्या है? लीकर्स की, ड्रग्स की। तो उनसे संबंधित चौकी की बात हो रही है। लिखा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स वाइल इन द मूवमेंट। जब वो जा रही है, मूवमेंट का मतलब हुआ कि जब उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वहां पर एक चेक पोस्ट बनाया जाएगा। और चेक पोस्ट का काम क्या होगा? इंस्पेक्शन करना। किसका? उसके, उस ट्रक में, उस पक्का। वाहन में जाने वाले सामान का इंस्पेक्शन होगा। क्लियर होगी बात? तो देखो क्या लिखा है, एक्साइज द एक्साइज ऑफिसर, सॉरी, एक्साइज कमिश्नर may with a view to prevent or check evasion of excise duty। कमिश्नर यहां पर यह ध्यान रखेगा कि कोई व्यक्ति बच तो नहीं रहा टैक्स देने से। चेक इवेशन,
एक्साइज ड्यूटी, है ना, बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डायरेक्टिंग सिटिंग अप ऑफ द चेक पोस्ट, वो डायरेक्ट चेक पोस्ट को निर्देश दे सकता है कमिश्नर एट सच प्लेसेस, पर्टिकुलर प्लेसेस के या पूरी जगह को, फॉर सच पीरियड, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, ठीक है, नोटिफिकेशन के थ्रू बता देगा। और ये डायरेक्शन किसको दिए जाएंगे? चेक पोस्ट को। और चेक पोस्ट में कौन है? ऑफिसर्स हैं। तो लिखा है एवरी ऑफिसर ऑफिशियल्स हु एक्सरसाइज हिज पावर एंड डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एट सच चेक पोस्ट बाय वे ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस और गुड्स बीइंग मूव शैल इट्स इंचार्ज। क्लियर होगी बातें? सिंपल सी बातें लिखी हो जो मैं बता रहा था। आशीष जी बोर हो गए क्या? सर बस हो गया, एक लास्ट रह गया है, इसे और देख लीजिए। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो ये चेक पोस्ट हो जो कमिश्नर के समय बने हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑलरेडी बने हुए हैं पहले के चेक पोस्ट, वो भी उन पे भी निर्देश दे सकता है क्या? तो हाँ सर। सीधी सी बात है, दे सकता है, क्या दिक्कत है? तो वहां पर भी चेक पोस्ट पर निर्देश दिए जा सकते हैं और बता सकता है कि किस गाड़ी को चेक करना है, कौन सी गाड़ियों को चेक करना है, बड़े बड़े ट्रक को चेक करना है, छोटी गाड़ियों को चेक करना है, बड़ी गाड़ियों को चेक करना है, ठीक है। और किन को चेक करना है? तो लिखा है ड्राइवर और पर्सन इन चार्ज ऑफ द व्हीकल। ड्राइवर को, पर्सन इन चार्ज मतलब जो हेल्पर होते हैं ना व्हीकल के, हम्म, उनकी बात कर रहा है। कैरियर कैरिंग एक्साइजेबल आर्टिकल, तो उनके पास क्या क्या चीज देखेगा जब चेक करेगा? तो कैरी विद हिम द परमिट, पास, विल और बिल्टी, ये चारों चीजें देखेगा। क्या उस व्यक्ति के पास जो ट्रक के अंदर सामान लेके जा रहा है, क्या उसके पास परमिशन है क्या इस बात को ले जाने की? क्या उसके पास पास है, या उसके पास उस सामान को ले जाने के लिए जहां से वो खरीद के लाया है वो बिल है, या उसके पास बिल्टी है उस चीज की? बिल्टी मिलती है ना ट्रक वालों को, बड़े बड़े जो सामान लेके जाते हैं उनको बिल्टी देते हैं वो लोग। स्टॉप द व्हीकल, वहां पर क्या काम करवाएगा? उस व्हीकल को रुकवाएगा। कैरियर एट सच चेक पोस्ट, कहां पर रुकवाएगा? चेक पोस्ट पे भी कैरियर को खड़ा करवा सकता है। और प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट को मंगवा सकता है और इंस्पेक्शन कर सकता है। अलाउ द इंस्पेक्शन गुड्स और एक्साइजेबल आर्टिकल, गुड्स को और एक्साइजेबल आर्टिकल को क्या कर सकता है? वो इंस्पेक्शन के लिए अलाउ कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो ड्राइवर होते हैं या उस हेल्पर होते हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपनी तरफ से ये सबसेक्शन नंबर 3 में ये सारी चीजें दिखाएं खुद से ही। अगर वो मांगता है तो कौन मांगेगा? एक्साइज ऑफिसर या वो जो लोग होते हैं वो मांगेंगे। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन व्हीकल और कैरियर शैल इंक्लूड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। व्हीकल का मतलब क्या है? गाड़ी से है। व्हीकल का मतलब ट्रक से है, कोई भी चीज जिससे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो। कैरियर का भी सेम मतलब होता है। ये क्या घोड़ा गाड़ी भी हो सकती है क्या? यस सर। बिल्कुल हो सकती है। घोड़ा गाड़ी हो, ये बैलगाड़ी हो, किसी भी चीज से, साधन से, जानवरों के से लेके जाया जा रहा है तो वो भी हो सकती है। तो ऐसे करके चैप्टर नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया राजस्थान एक्साइज एक्ट का। बाकी अपन कल पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके सर, थैंक यू सर। समझ में आ गई सारी चीजें? हाँ सर। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू।